नमस्कार, स्वागत है आपका खरा सौदा में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सृष्टि शर्मा। एफआईज की चिंता बाजार को लगातार खाई जा रही थी और आंकड़ों के लिहाज से ही सही, हालांकि एमएससीआई की रीबैलेंसिंग लागू होने के चलते ऐसा हुआ है, लेकिन 40 दिनों की लगातार बिकवाली के बाद एफआईज ने फाइनली खरीदारी की है और खरीदारी का बड़ा आंकड़ा है 10,000 करोड़ रुपए का। क्या ये सेंटिमेंट और बेहतर करने काम करेगा, क्योंकि लगातार 2 दिनों से हम शानदार तेजी बाजार में देख रहे हैं। महाराष्ट्र में जिस तरह से फिर से बीजेपी की सरकार एक थंपिंग विक्ट्री के साथ बनने जा रही है, बाजार को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं और कल एक बढ़िया चाल हमने बाजार में देखी, 24,000 के स्तर को निफ्टी ने पार कर लिया है। तो एक बहुत बड़ा जो तनाव था बाजार के लिए वो भी खत्म हुआ है। लेकिन अमेरिका ने टैरिफ वॉर को थोड़ा इंटेंसिफाई करने का ऐलान किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि वो चीन पर 10% का अतिरिक्त टैरिफ लगाएंगे और मैक्सिको, कनाडा पर भी 25% के टैरिफ वो लगाएंगे। इसके चलते हम फ्यूचर्स में हल्की हल्की सी नरमी देख रहे हैं। तो बाजारों की चाल क्या होगी? हालांकि गिफ्ट निफ्टी में देखने की शांत शुरुआत के संकेत दे रहा है। बमुश्किल 8-10 अंकों के आसपास की हल्की सी तेजी है, लेकिन बाकी संकेत बाजार के लिए क्या है जरा वो देख लेते हैं और उसके बाद एक एक करके आपके लिए हम बाजार की पूरी पक्की वाली रणनीति बनाएंगे। अगले 2.5 घंटे तक आपके साथ हम रहेंगे और खबरों वाले शेयर, रिपोर्ट्स, आपके लिए ट्रेडिंग कॉल्स, एक एक करके सभी चीजें जानेंगे। लेकिन पहले सबसे बड़े जो ट्रिगर बाजार के लिए आज करेंगे उन पर नजर डाल लेते हैं। तो अमेरिकी बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे हैं। डाउ जोन्स में लगातार हमने चौथे सत्र में तेजी देखी है और नेस्डेक की बात करें, नेस्डेक में भी हमने तीसरे दिन तेजी देखी है। नया शिखर बना है रसल 2000 जो कि स्मॉल कैप का इंडेक्स है अमेरिका, वहां पर भी। और उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने स्कॉट बेसेंट जो की फाउंडर ग्रुप के फाउंडर हैं, की स्क्वायर ग्रुप के और दिग्गज फंड मैनेजर हैं, बाजार ने उनको पसंद किया है। निवेशक कह रहे हैं कि उनका अप्रोच थोड़ा सा सॉफ्ट रह सकता है। डोनाल्ड ट्रंप जो भी आड़े टेढ़े थोड़े से फैसले लेंगे उस पर थोड़ी सी नकील कसने की कोशिश करेंगे। इसके चलते मैंने अमेरिका में जबरदस्त तेजी देखी है। गिफ्ट निफ्टी 24,300 के पास है, हल्की सी तेजी हम देख रहे हैं। और स्कॉट बेसेंट काफी इनका नाम इज्जत के साथ लिया जाता है अमेरिका में और ये नाम आप याद करके रख लीजिए। अगले कम से कम 4 साल तक आप ये नाम लगातार सुनते रहेंगे। 62 साल के हैं स्कॉट बेसेंट और माना ये जा रहा है कि टैरिफ को लेकर, रेगुलेशन को लेकर ट्रंप अगर कोई भी कड़े कदम उठाते हैं तो उसको थोड़ा सा टोन डाउन करने की कोशिश स्कॉट बेसेंट जरूर करेंगे। और इसके चलते हमने देखा है कि ट्रेजरी यील्ड में भी हल्की हल्की सी नरमी आई है अमेरिका में। चीन पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। हालांकि चुनाव के रैलियों में ट्रंप ने यह कहा था कि वो 60% तक का टैरिफ लगा सकती हैं, लेकिन अभी जो ये एक्शन है, ये जो उनका ऐलान है, वो बाजार के अनुमान से थोड़ा सा कम ही है। लेकिन हाँ, मैक्सिको में जो कारें बन रही हैं ना, उस पर 2000% का टैरिफ लगाने का डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया हुआ है पहले से। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया, भारतीय एयरटेल, आज आप शायद इन दोनों शेयरों में तेजी देखें। उसकी वजह यह है कि बैंक गारंटी से राहत मिली है और ये दोनों के दोनों शेयर फोकस में रहेंगे। स्पेक्ट्रम की जो भी खरीदारी करनी है उसके लिए बैंक गारंटी से राहत मिल रही है। 2 QIPs हैं वो फोकस पर रहेंगे। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, जोमेटो 8,500 करोड़ रुपए रेज करने जा रही है और KEI इंडस्ट्रीज का 2,000 करोड़ रुपए का QIP खुला है। तो ये दोनों शेयर भी आज फोकस में निश्चित तौर पर रहने वाले हैं। तो चलिए इन ट्रिगर्स पर रहेगी नज़र। पर आज अगर हम देखें तो शायद आज दिन जो होगा स्टॉक स्पेसिफिक लिहाज से काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी जो है हालांकि सपाट शुरुआत के ही संकेत दे रहा है, पर ढेर सारी खबरें आई हैं और खबरों का जो रुख है वो यूएस मार्केट से फिर से आना शुरू हो गया है अभिषेक। क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप को हम जानते ही हैं कि वो किस तरीके से खबरों में भी रहते हैं और साथ ही नई खबरें भी देते हैं और स्पेशली अपने सोशल मीडिया हैंडल से आकर खबरें देते हैं। अभिषेक, आपसे विस्तार से समझेंगे कि क्या कुछ टैरिफ को लेकर ऐलान किया है, पर उससे पहले ये इम्पॉर्टेंट है जानना कि कल ओवरनाइट क्या कुछ देखने को मिला यूएस बाजारों में, उसके बारे में बताइए। और अभिषेक, कल इक्विटी मार्केट्स में तो एक्शन था ही, पर कमोडिटी मार्केट में भी काफी जोश देखने को मिला। हाँ, कमोडिटीज के लिए भी सृष्टि देखिए चीजें अच्छी हैं। पहले तो गुड मॉर्निंग। देखिए डोनाल्ड ट्रंप को जाना जाता है, थोड़े से शरारती बच्चे हैं वो और ऐसे आड़े टेढ़े फैसले लेते रहते हैं, लेकिन अमेरिका के जो निवेशक हैं, वहाँ के जो कंज्यूमर्स उनको पसंद करते हैं। उसकी वजह ये कि ये संरक्षणवाद की बात करते हैं।
प्रोटेक्शनिज्म की बात करते हैं, अमेरिका फर्स्ट इसकी बात करते हैं, और इसी कदम में उन्होंने ये फैसले का ऐलान किया है टैरिफ लगाने का। 20 जनवरी को जब ये अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, उन्होंने कहा कि जो पहले इनके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स होंगे उनमें ये टैरिफ इंपोज करने वाला डिसीजन भी होगा। तो चीन पर अतिरिक्त 10% का जो टैरिफ अभी लग रहे हैं उसमें 10% और अभी तक जो कनाडा और मैक्सिको जो उनके दो पड़ोसी देश हैं और जो उनके दो बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स भी हैं, अभी रीजनल फ्री ट्रेड चल रहा था, उसका हो गया है दी एंड। दोनों देशों पर 25% के टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। मैक्सिको को लेकर हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का जो रुख है काफी वो हार्श रहा है, पहले भी जब वो अमेरिका के राष्ट्रपति जब रहे हैं तो, और फिर से ये टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। तो ये चीजें थोड़ी सी ना बाजारों को पसंद नहीं आ रही हैं। आज हम एशिया में भी देख रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी सी नरमी पर शुरुआत हुई है। चीन के बाजार में या फिर हांगकांग के बाजार में थोड़े थोड़े से डल ट्रेड हैं। अगर हम देखें जापान का बाजार जो कि एक बड़ा एक्सपोर्टिंग नेशन है, थोड़ी थोड़ी चिंताएं वहां पर भी है कि क्या जो टैरिफ वाला जो एस्केलेशन है ये और आगे बढ़ेगा। इस डर में निक्केई करीब 550 अंकों के आसपास की हम भारी भरकम गिरावट देख रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं टैरिफ को लेकर जो एक्शन हो रहा है। लेकिन इस टैरिफ के एक्शन के बीच देखिए नीति आयोग के एक मेंबर हैं अरविंद वर्मानी, उनका स्टेटमेंट भी आया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि ये भारत के लिए मौका बन सकता है। अभी तक जो अमेरिका के जो टॉप 10 जो ट्रेडिंग पार्टनर्स है, आई थिंक कि टॉप 10 में भारत 10वें या 9वें नंबर के आसपास होगा, और ये चीन, मैक्सिको, कनाडा ये टॉप 3 हैं। और इनके मुकाबले अगर हम ट्रेड देखें इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट अमेरिका में, वो काफी ज्यादा कम है, मतलब 1/5 भी नहीं होगा चीन के मुकाबले। तो भारत के लिए एक मौका बन सकता है, ऐसा उनका मानना है। लेकिन स्कॉट बेसेंट को डोनाल्ड ट्रंप ने अपना ट्रेजरी सेक्रेटरी, ये पद भारत में वित्त मंत्री के इक्विवेलेंट होता है। तो हम वित्त मंत्री आगे से कहेंगे, हमारे दर्शक पहले से भी जानते हैं और समझ भी जाएंगे। उनको ट्रेजरी सेक्रेटरी बनाने का ऐलान किया है। की स्क्वायर ग्रुप के फाउंडर हैं, दिग्गज फंड मैनेजर हैं, और उनको लेके ये माना जा रहा है कि इनका जो अप्रोच होगा वो थोड़ा सॉफ्ट होगा। जिनके नाम चल रहे थे ना उनमें उन सभी में ये थोड़े से सॉफ्टर अप्रोच वाले होंगे, और इसके चलते हम देख रहे हैं कि अमेरिकी बाजारों ने शानदार तेजी दिखाई है। डाउ जोन्स में 450 अंकों की तेजी लगातार चौथे सत्र में चला है। तो जो पोस्ट इलेक्शन रैली अमेरिकी बाजारों में जो शुरू हुई थी, बीच में एक ब्रेक लगी, वो फिर से अब शुरू होती हुई निश्चित तौर पर दिख रही है। नैस्डैक में हमने तेजी देखी, S&P 500 में भी हमने इंट्राडे में नया रिकॉर्ड बनता हुआ देखा। रसल 2021 के बाद नया इंट्राडे रिकॉर्ड हाई बनाया है रसल 2000 ने। तो चौतरफा तेजी अमेरिकी बाजार में हुई है। ये थोड़ा सा टैरिफ वाली चीजों के चलते हैं। फ्यूचर्स में नरमी हम जरूर देख रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स करीब 80-90 अंक नीचे दिखेगा। नैस्डैक फ्यूचर, S&P फ्यूचर्स वहां पर भी थोड़ी सी कमजोरी दिख रही है। लेकिन सृष्टि, आप कमोडिटीज को बड़े खास तौर पे आपने पूछा, तो उसके पीछे वजह यह है, जैसा कि आप जानती भी हैं, कि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में सीज फायर यानी कि युद्ध विराम का ऐलान कर दिया गया है। और इसके चलते क्या है कि जो अभी सेफ एंड बाइंग चल रही थी गोल्ड में, वो थमी है। सोने में करीब 3% के आसपास की गिरावट आई है। ब्रेंट क्रूड में भी नरमी हमने देखी है, और 2-2.5% के आसपास की। हालांकि बहुत ज्यादा चिंता नहीं थी कच्चे तेल को लेकर, लेकिन $73 के नीचे जाकर ब्रेंट क्रूड कारोबार कर रहा है। तो एक बढ़िया संकेत मिडिल ईस्ट से आया है। अमेरिका में तेजी है, ये एक अच्छे संकेत है। टैरिफ वॉर जो शुरू हो रहा है, थोड़े नेगेटिव जरूर है पूरे ग्लोबल पर्सपेक्टिव में, लेकिन भारत के लिहाज से शायद एक पॉजिटिव चीज निश्चित तौर पर हो सकती है कि भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते थोड़े से सुधर भी सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी की दोस्ती को सब जानते भी हैं, तो शायद यहां से अमेरिका का एक्सपोर्ट थोड़ा सा और बढ़ जाए। ओवरऑल संकेत ठीक है। अब चूंकि 2 दिन बाजार चल गए हैं, तो गिफ्ट निफ्टी शांत शुरुआत के संकेत आज दे रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर बड़े ट्रिगर का काम तो करेंगे। FIs में जो कैश में जो खरीदारी का आंकड़ा है, भले ही MSCI रीबैलेंसिंग के दम पर आया है, लेकिन 40 दिनों की लगातार बिकवाली पर ब्रेक लगना एक निश्चित तौर पर राहत की चीज भारतीय बाजारों के लिए जरूर है। बिल्कुल अभिषेक, ढेर सारे ट्रिगर्स हैं और आपने बहुत विस्तार से और साथ ही पॉइंट टू पॉइंट जो है सारी चीज़ें रखी सामने के क्या कुछ अभी भारतीय बाजारों के लिए फेवरेबल टर्न अप हो रहा है। पर आज अगर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन से बात करें तो फोकस
फोकस रहेगा वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल पर भी, और खास तौर से वोडाफोन आइडिया के लिए एक बड़ी और अच्छी खबर आ रही है, जहां पे कैबिनेट ने टेलीकॉम कंपनियों को बैंक गारंटी में छूट के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। आइए ये पूरी खबर जानते हैं, क्या है ये खबर और साथ ही वोडाफोन आइडिया इसका किस तरीके से बेनिफिशियरी हो सकता है। ये पूरी डिटेल्स के साथ हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। प्रकाश, बताइए। देखिए, टेलीकॉम सेक्टर के लिए काफ़ी बड़ी खबर है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से यूनियन कैबिनेट ने बैंक गारंटी की जो रिक्वायरमेंट है स्पेक्ट्रम खरीद के लिए, खासकर 2022 तक जो जिसे स्पेक्ट्रम की खरीद की गई थी उसकी बाध्यता को ख़त्म कर दिया है। जाहिर तौर पे इस डेवलपमेंट से सबसे ज़्यादा वोडाफोन आइडिया को फ़ायदा होने जा रहा है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इंडियन कैबिनेट ने ये फैसला लिया है कि 2022 तक की जो स्पेक्ट्रम खरीद की गई है उस पर जो बैंक गारंटी की रिक्वायरमेंट थी, इस बाध्यता को हटा दिया जाएगा, जिससे टेलीकॉम कंपनीज को काफ़ी रिलीफ मिलेगी। क्योंकि 2021 में जो टेलीकॉम रिफॉर्म्स किया गया था उसमें बैंक गारंटी की जो रिक्वायरमेंट थी स्पेक्ट्रम खरीद के लिए, उस बाध्यता को हटा दिया गया था और उसमें यह भी कहा गया था कि 2022 के बाद से जो ऑक्शंस होंगे उसमें बैंक गारंटी की ज़रूरत नहीं होगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से इस बात की गुजारिश की कि इस बाध्यता को हटा दिया जाए, खासकर उन स्पेक्ट्रम खरीद के लिए भी जो 2012 से 2022 तक किए गए हैं। और उस बात को ध्यान में रखते हुए एक प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा गया और सूत्र हमें बता रहे हैं कि उसको मंजूर कर लिया गया है। सबसे ज़्यादा फायदा वोडाफोन आइडिया को होने जा रहा है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया को करीब 24,700 करोड़ रुपए बैंक गारंटी के रूप में सबमिट करने हैं। लिहाजा सबसे ज़्यादा फायदा उसको होने जा रहा है। और जो मॉरेटोरियम की पीरियड की जो अवधि है स्पेक्ट्रम ऑक्शन ड्यूज के लिए, वो भी अक्टूबर 2025 में खत्म हो रही है। तो जाहिर तौर पे टेलीकॉम सेक्टर के लिए बड़ी खबर है। हालांकि सरकार ने औपचारिक रूप से इसकी घोषणा नहीं की है, लेकिन सूत्र हमें बता रहे हैं कि इसे मंजूर कर लिया गया है। ठीक है, तो निश्चित तौर पर अगर कोई भी टेलीकॉम सेक्टर में राहत की खबर आती है तो वोडाफोन आइडिया उसका बड़ा बेनिफिशियरी होगा, क्योंकि चुनौतियां भी वोडाफोन आइडिया के लिए सबसे ज़्यादा हैं और स्टॉक की पिटाई भी हुई है। लगातार मार्केट शेयर घट भी रहा है, 7 रुपये के नीचे का शेयर भाव भी हो गया है। देखते हैं आज प्रतिशत के लिहाज से कितनी तेजी आती है। अब 7 रुपये में देखते हैं क्या कुछ चाल होती है, लेकिन हाँ, राहत की खबर ये जरूर है निश्चित तौर पर। लेकिन एफआई से शुरुआत करेंगे। डिम्पी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। एफआईज ने 40 सत्र के बाद नेट बाइंग का फिगर आया है और क्रेडिट जाता है एमएससीआई की रीबैलेंसिंग को, जो कि लागू हो गई है कल से ही, जिसमें कि एचडीएफसी बैंक हो गया, बीएससी, कल्याण ज्वेलर्स समेत 5-6 स्टॉक्स हैं जहां पर करीब $2 बिलियन के इनफ्लोज की उम्मीद है। उसमें ये बाइंग हो रही है। लेकिन कितना बड़ा संकेत पॉजिटिव के लिहाज से है? कितनी इससे उम्मीदें बढ़ गई हैं आगे की राह आसान होने को लेकर? देखिए, आप चाहे मैच को मुश्किल से जीते या बहुत आसानी से जीते, मैच जीतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट में टैली वही काउंट होगी कि आपने मैच जीता है कि नहीं जीता। फिलहाल एमएससीआई की वजह से आए या फिर मार्केट के अपने मोमेंटम की वजह से आए, कुछ भी आए, आपने 38 दिनों का ट्रेडिंग का वनवास तोड़ा है। अगर मैं ट्रेडिंग वाले दिन हटा दूँ, उसमें छुट्टी वुट्टी सब चीज़ जोड़ दूँ, तो ऑलमोस्ट आप 1.5 महीने के बाद आप इस जगह पर पहुँचे हो, जो आज आप 9,948 करोड़ का नंबर आप कैश मार्केट में पॉजिटिव देख पा रहे हो। इस बीच मैं इस नंबर्स के तो डिस्कशन करूंगा ही करूंगा। लास्ट हमने कल भी आपको बताया था कि एफआईज का ना अपना थोड़ा इंटेलिजेंस रहता है। आप देखो, ठीक महाराष्ट्र के इलेक्शन से पहले 1 डे बिफोर इन्होंने अपनी होल्डिंग्स को भी बढ़ाया था। ये होल्डिंग्स 23% से बढ़कर 31% हुई और अब ये बढ़कर करीब 36% हो चुकी हैं। आई रिपीट, पिछले 2 दिन में, यानी कि शुक्रवार को जब ये नंबर्स नहीं आए थे तब वो 23 से 31 हुए थे, और सोमवार को यानी कि जो नंबर्स आ गए थे उसके बाद भी 31 से बढ़कर 36 हुए हैं। तो एथिकली अगर आप देखा जाए तो आपके करीब 12% की होल्डिंग्स उन्होंने बढ़ाई है। एक और चीज़ आप नंबर्स में चेक कर रहे होंगे, अगर आप नंबर्स को गौर से देखेंगे तो ये टिपिकली एक्सपायरी के साथ में कनेक्ट होके आ रहे हैं। और इसी नंबर्स में इंडेक्स ऑप्शंस का नंबर अभी 13,000 करोड़ रुपये का सेल है। कहने का मतलब सारे नंबर्स का अगर आप रफ हर कैलकुलेशंस में डालते जाएंगे तो एफआईज का थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन वापस मार्केट्स के अंदर लौटा है ये, लेकिन बहुत अभी एग्रेसिव नहीं है। इसमें काफ़ी हद तक इलेक्शंस का एफआईज का होल्डिंग का, ग्लोबल मार्केट के पॉजिटिव होने का
और मैं ये बोल सकता हूँ कि आप 200 दिनों के एवरेज पे खड़े थे तो आपको कुछ भी मिल जाता तो आप उस पर रिएक्ट करते। ये कुछ उस तरह का भी है कि रिएक्शन भी हुआ है, इमीडिएट रिएक्शन जो मार्केट्स को चाहिए था, जो देना था उसने दिया है। देखिए हर चीज़ की फिर अपनी मियाद होगी, हर चीज़ की अपनी पावर होगी, वो पावर कहीं ना कहीं आके तो रुकेगी। उस सब लेवल्स के बारे में हम डिस्कशन आगे करेंगे। 1 मिनट पहले अभी आप ये कैबिनेट वाली बैठक की बात कर रहे थे, एक बार ज़रा टेलीकॉम वाली खबर वापस भी लेके आइएगा। देखिए मैं ये तो नहीं कहूँगा कि एफआईज़ के लिस्ट में अब हमारे यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर टेलीकॉम कंपनीज़ हैं, बट ध्यान रखा जाए ये खबर बहुत बड़ी है कैबिनेट गारंटी वाली, और ये 24,700 करोड़ रुपये कम नहीं होता है अगर बैंक गारंटी के तौर पर रखा जाए। इसलिए कल का जो रिएक्शन है काफ़ी फास्ट है। ना केवल वोडाफोन आइडिया, देखो वोडाफोन आइडिया सबसे ज़्यादा तकलीफ में इसलिए उसको बेनिफिट आ रहा है, ऐसा नहीं है दूसरे के लिए भी नहीं है, दूसरों के लिए भी अच्छी चीज़ है। तो आई होप सो रिलायंस इंडस्ट्रीज़, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, इनमें से 2 बड़ी कंपनीज तो इंडेक्स का भी पार्ट है, निफ्टी का भी पार्ट है, तो इसलिए आई होप सो कि ये काम आपके काम आएगी। तो एफआईज़ के नंबर में कुछ खास मेरे पास अब बताने के लिए सच नहीं है, क्योंकि मार्केट का रिदम है, मार्केट का मोमेंटम चल रहा है। बस एक चीज़ के साथ मैं एफआईज़ के नंबर को क्लोज कर देता हूँ, फिर निफ्टी पे आ जाऊँगा। एफआईज़ का नंबर 36% हो गया है। अगर कंडीशन सुनने, गौर से सुनिएगा इस बात को, अगर ये घटते हैं तो वापस कहाँ तक जा सकते हैं? ये उसी जगह तक वापस जा सकते हैं जहाँ से पिछले 2-3 दिन में चल के आए हैं, यानी कि आप 22 से 23% में। इससे क्या होगा जी, 36 से अगर वो वापस से 22% पे हो जाते हैं तो जो मोमेंटम शॉर्ट कवरिंग का आपका आ रहा है ये सब गुम हो जाएगा। ना केवल ये गुम हो जाएगा, वापस आप 200 दिनों के एवरेज को तो टेस्ट करने नहीं जाओगे, हाँ आप नीचे के सपोर्ट ज़रूर टेस्ट करने के लिए वापस से पहुंच सकते हो। तो जिनके पास ये मन में चल रहा है कि कल का गैप था, हम तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाए, वो इस चीज़ की वेट करें कि एफआईज़ की होल्डिंग 30%, 36% से घटकर अगर वापस घटने के क्रम में आते तो आपको 100% मौका मिलेगा, ये मैं आपको ज़बान दे के जा रहा हूँ। और अगर 36% की होल्डिंग किसी भी तरीके से कोई भी खबर से पिछले 1 से 2 दिन में, अगले 1 से 2 दिन में 30% से भी कम नहीं होते, मैं आपको जुबान दे के जा रहा हूं कि आगे बाजार थोड़ी और चलेगा, अभी थोड़ा और चलेगा। तो इसलिए आपके मन में अगर ये डाउट चल रहा है कि बाजार और चलेगा या नीचे आएगा, मैंने सिर्फ एफआईज़ के नंबर से पॉइंट क्लियर किया आपको कि 36% है, इसमें 22 से 23 आएंगे, 100% अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, आप वापस री एंट्री करोगे। जिसको एक गट फीलिंग हो रही है कि भाई हमारे को तो मौका ही नहीं मिला, हमें वापस मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, है ना, तो और थोड़ा सा और भी खींचेगा अगर एफआईज़ की होल्डिंग कम नहीं होती है, भले इतनी ही रहे तब भी थोड़ा और खींचने की कैपेसिटी है। तो ये एफआईज़ का नंबर्स का मोटा मोटी रुझान है। ठीक है, तो चल गया एफआईएस डीआईएस की पोजीशनिंग हमने समझी, खासतौर से एफआईआईस किस तरीके से अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं फिलहाल। पर डिम्पी, अब निफ्टी 50 के बारे में समझना चाहेंगे, आज के लिए क्या होनी चाहिए रणनीति? क्या कल की तरह आज भी कोई बड़े मूव्स की एक्सपेक्टेशन रखें? क्योंकि कल बाजारों में एक मजबूती थी, ऊपरी स्तरों से हल्की सी नरमी ज़रूर आई बाजारों में, पर कहीं ना कहीं एक मजबूत क्लोजिंग मानी जाएगी। आज के लिए कैसे देख रहे हैं आप सेटअप? देखिए पिछले 2 दिन में मार्केट्स ने जो किया है वो मार्केट का अपना एक नेचर है काम करने का। मार्केट एक फ्यूरियस बुल रन में है, इसमें कोई दो राय नहीं था। मार्केट 200 दिनों के एवरेज पे था, इसमें कोई दो राय नहीं था। मार्केट आप एफआईज़ लो लेके बैठे थे, इसमें कोई दो राय नहीं था। छोटी सी अच्छी खबरें आई, कुछ महाराष्ट्र के इलेक्शंस के रिगार्डिंग खबर आई, कुछ ग्लोबल मार्केट्स का सेटअप ठीक हुआ, थोड़ा बहुत एफआईज़ ने भी हाथ लगाया, तो आप देखो मार्केट को स्पीड आई, मार्केट के अंदर दम आ गया। लेकिन ये 24,200 पे आके रुका है। अब जिस जगह पर आके रुका है ना सृष्टि, यहीं से आपका क्वेश्चन और यहीं से आपका आंसर दोनों शुरू होते हैं। आपका क्वेश्चन है कि बाजार क्या अभी और चल सकता है और क्या तेज़ मोमेंटो आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ये तो बहुत कहने को तो आप अगर कोई भी रेगुलर मार्केट का वॉच नहीं करता, डाटा स्टडी नहीं कर सकता, वो भी कह सकता है तेज़ मोमेंटो नहीं आएगा। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों ऐसा नहीं आएगा, वो मैं आपको बताता हूँ। इसके वजह की वजह है डेरिवेटिव एक्सपायरी। आप एक्सपायरी वाले वीक के अंदर भी हैं, ये ना भूलिएगा। और आप कल बैंक निफ्टी को एक्सपायर करेंगे, उसके बाद फिर आप निफ्टी को एक्सपायर करेंगे। मैं आपको रोल ओवर के नंबर भी बता देता हूँ। रोल ओवर की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है जब इस तरह का बहुत मेजर चेंजेस आ जाए। निफ्टी भी अभी रोल ओवर करीब 30% का और बैंक निफ्टी पे रोल ओवर 38% का। सौदों की कटान यहीं हो रही है, आगे की फोर्स ही नहीं जा रही है। तो जब सौदों की कटान यहीं होगी और आगे की फोर्स नहीं बनेगी, तो आप ना गाइडिंग फोर्स के तौर पर जज नहीं कर सकते कि क्या होगा।
ठीक है, तो एक पॉइंट तो ये है। दूसरा, रोल ओवर की कॉस्ट भी है, 300 पॉइंट की कॉस्ट आ रही है बैंक निफ्टी पे और करीब 150 पॉइंट की कॉस्ट है निफ्टी पे। तो कुछ लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन होता है कि क्यों 150 पॉइंट अपनी बैंक निफ्टी को और महंगा करें, हम यहीं क्यों ना काट दें, आगे की आगे देखेंगे। और पुल बैक आया हुआ है, लोगों को थोड़ा बेचैनी भी थी निकलने की। तो इसलिए ये जो फोर्स है ना, ये डेरिवेटिव एक्सपायरी की, एक रोल ओवर की, ये थोड़ा आपको पीछे खींचेगी। ये आपको, यही अगर एक्सपायरी हटा देते तो ये मोमेंटो 2-3 दिन कंटिन्यू होता, क्योंकि एक्सपायरी आ गई बीच में। अब आपकी कॉस्टिंग भी आएगी, आपको रोल ओवर्स भी करने हैं, आपको नई पोजीशंस भी देखनी है। आपको प्रोप्राइटरी अकाउंट में तो मंथली काम होता है, उसमें तो डेली का काम ही नहीं होता है ना। तो उसके अंदर भी सेटलमेंट आएगा, तो ये सारा सेटलमेंट आपको थोड़े आपके मोमेंटो को रोक सकता है। ये रुकेगा कहाँ पर? 24,400 पे रुकेगा, 24,500 पे रुकेगा। मेरा अपना मानना है कि इस बार की डेरिवेटिव एक्सपायरी 24,400 24,500 के रेंज को पार नहीं करा पाएगी। अगर हो गई तो ट्रस्ट मी, आप दिसंबर की सीरीज में जो जा रहे हैं, आप बहुत ही बढ़िया नोट पे जाएंगे। मेरा अपनी कैलकुलेशन अभी तक की डाटा को देख के ये कहती है कि 24,400 24,500 तक आप एक बार के लिए रुक जाएंगे। इसलिए ये मैं आपके पास ही, आपका ही मैंडेट आपको ही छोड़ देता हूं कि अगर आपने 200 दिनों के आसपास एवरेज पे खरीदा है या उससे थोड़ा भी ऊपर नीचे करके खरीदा है, और अगर आप प्रॉफिट में हो, ये अब आपको तय करना है कि भाई मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है कि नहीं। मैंने आपको रेंज बता दी है कि 24,400-500, मेरे को लगता नहीं कि इससे ऊपर मार्केट अभी आ जाएगा, क्योंकि मार्केट ने अपने 2 दिन में काफ़ी फ्यूल को खर्च किया है शॉर्ट कवरिंग के नाम पर। तो सिस्टम में शॉर्ट्स को काफ़ी हद तक हटाया भी है। तो ये कुछ एक पॉइंट्स हो गए हैं। तो लेवल्स मैंने आपके लिए नोटिस करवा दिए। सपोर्ट आप देख लीजिएगा, 24,000-23,800 का सपोर्ट है। जब तक ये नहीं जाता, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के बैठे रहो। जिस जगह पर आप खड़े हो, जस्ट 200 पॉइंट नीचे का सपोर्ट है और जस्ट 200 पॉइंट ऊपर का रेजिस्टेंस है। तो जब भी 200 पॉइंट नीचे आया प्लस कर लो, 200 पॉइंट ऊपर आया बेच दो। आप ये जॉबिंग भी करना चाहो अगले 2-3 दिन में कर सकते हो, लेकिन मेरा अपनी कैलकुलेशन 24,400 24,500 को पार करते हुए नहीं दिखती है। बैंक निफ्टी का भी मैं लगे हाथ बता देता हूँ, क्योंकि समय थोड़ा कम है, मेहमान वेट कर रहे हैं हमारी। बैंक निफ्टी के अंदर कल की क्लोजिंग 52,000 के ऊपर हुई है, इसकी भी शॉर्ट कवरिंग के दम पर हुई है। मैं नई पोजीशंस के अंदर मैं रोल ओवर का नंबर चेक कर रहा हूँ। अमूमन वैसे अगर आप रोल ओवर पिछले 2 क्वार्टर से देखेंगे, 2 एक्सपायरी से देखेंगे, तो आपको कमज़ोर रोल ओवर ही दिखेगा, बट फिर भी 38% का रोल ओवर इसके अंदर है। आई होप सो कि आज थोड़ी रोल ओवर की पोजीशंस बढ़ेगी। ये रोल ओवर क्या इंपॉर्टेंस रख रहा है? रोल ओवर आपको ये बता रहा है कि आप अगली सीरीज में कितनी पावर लेके जा रहे हो और इस सीरीज को कितना नरम कर रहे हो। जितना ज़्यादा रोल ओवर बढ़ेगा उस सीरीज के अंदर उतना दम, यानी कि इस सीरीज में दम खत्म हो जाएगा, अगली सीरीज में दम कैलकुलेशन में चला जाएगा। तो आपका रोल ओवर का नंबर बढ़ना और घटना, ये इस बार के 2-3 दिन का आपको मूड बता सकता है, और बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही बारीक सी चीज़ है जिसको आप नोटिस कीजिएगा। एक और चीज़ है, मैं इंडिया विक्स भी इसमें साथ जोड़ देता हूँ। इंडिया विक्स स्लाइटली अभी भी 15 पे है, तो वॉलिटिलिटी तो रहेगी, ऐसा नहीं है कि वॉलिटिलिटी नहीं रहेगी, वॉलिटिलिटी तो रहेगी, बट ये है कि मार्केट अपने सपोर्ट और अपने रेजिस्टेंस दोनों की रिस्पेक्ट करेगा। अब आ जाते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। देखिए 52,200 पे जाके बंद हुआ है, तो 52,200 पे बंद होने पर 300 पॉइंट का नीचे का स्विंग लगाएंगे, 51,800 51,900 के आसपास का आपका पहला सपोर्ट बन जाएगा। ऊपर जाते समय 52,500 52,800 आपके रेजिस्टेंस है। मेरी अपनी कैलकुलेशन ये कहते हैं इस बार की डेरिवेटिव एक्सपायरी ऊपर जाते समय बैंक निफ्टी की 52,800 पार नहीं करेगी। 24,400 52,800 ये एक मेजर लेवल थे जब हमने सपोर्ट की तरह तोड़े थे। पुल बैक के लेवल यहीं पे आके खत्म हो जाते हैं, यानी कि सारा का सारा फ्यूल यहीं पे आके खत्म हो जाएगा। आई होप सो कि जब नई सीरीज आएगी तब नई ऊर्जा, नए एनालिसिस, नए डाटा के साथ हम चलेंगे। फिलहाल डेरिवेटिव एक्सपायरी तक का यही मोमेंटो है पिछले अगले 2 दिन का कि भाई 24,400 500 वाली रेंज एक टफ रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी और 52,800 भी करेगी। डिप मिलता जाए, डरना नहीं, घबराना नहीं। अब शायद आप 200 दिनों के एवरेज को जल्दी टेस्ट नहीं करोगे अनटिल अनलेस कोई बहुत नेगेटिव खबर ना आ जाए। तो ये हमने मोटा मोटी डाटा आपके सामने रखा। 3 ही शेयर F&O बैन के अंदर है, वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। रचना वैद्य, वैशाली पारिक, किरण जानी, तीनों मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पहले तो आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत ही शालीनता से आप हमारी बात सुन रहे थे इसके लिए, और मेरे को पता लगा कि आप काफ़ी देर से कनेक्टेड ही हैं, तो इसके लिए थोड़ा माफ़ी भी चाहता हूं, क्योंकि हमारा ये अपना पॉइंट था, एनालिसिस था मार्केट के हिसाब से, तो थोड़ा रखना चाहते थे। वैशाली आपसे शुरू कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग। जरा आपकी कैलकुलेशंस, आपको भी लगता है कि 24,400 500 की रेंज इस बार की डेरिवेटिव एक्सपायरी में पार हो जाएगी और 52,800 यानी कि 52,800 एक टफ कॉल है या फिर इजी कॉल है पार होना? वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। सो कल जैसे हमने देखा, अभी ये तो तय हो चुका है फिलहाल दैट 23,200 का एक बॉटम बन चुका है फिलहाल। और कल हमने जैसे मूवमेंट देखी है 24,350 का ही एक नियर टर्म रेजिस्टेंस है।
तो अगर ये क्रॉस करता है और हम सस्टेन करते हैं तो 24,500 के नेक्स्ट टारगेट्स है। तो मुझे लग रहा है फिलहाल आने वाले दिनों में यही एक रेंज बनेगी और बैंक निफ्टी में 53,000 का एक रेजिस्टेंस है। अगर हम ये लेवल को क्रॉस करते हैं डिसाइसिवली तो एक अच्छे से ट्रेंड में दोबारा बैंक निफ्टी में भी आ सकते हैं। सो फिलहाल 53,000 is a resistance in Bank Nifty and 24,500, 550 is a resistance in Nifty. तो स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करेंगे, अगर ये लेवल्स क्रॉस करते हैं तो आगे जाने की उम्मीद देख सकते हैं। ठीक है। तो ये लेवल्स हमने चेक कर लिए। 24,500, 24,550 ये निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि हम तेज़ी ऑलरेडी अच्छी देख चुके हैं। और निफ्टी बैंक की बात करें तो 50,000 के आसपास सपोर्ट लेकर करीब 2,000 पॉइंट की रैली निफ्टी बैंक भी दिखा चुका है। पिछले अगर हम 6 सत्र की बात करें, सिर्फ एक सत्र को छोड़ दीजिए, तो हम तेज़ी लगातार निफ्टी बैंक में देख रहे हैं। 53,000 पर रेजिस्टेंस, यानी कि अभी भी यहाँ से 800 अंकों के आसपास की गुंजाइश है निफ्टी बैंक में आपके लिए। तो ये पूरी की पूरी हमारे इंडेक्स की एनालिसिस आपके लिए आज की होगी। अब सीधे सीधे शेयरों पर आ जाते हैं और शुरुआत करते हैं कि कहां पर आपके लिए ट्रेड के मौके बनेंगे, कहां पर आपके लिए कमाई होगी आज शेयरों में। शुरुआत रचना जी आपसे करेंगे। गुड मॉर्निंग, बताइए आपके शेयर्स कौन से होंगे आज के लिए? जी, गुड मॉर्निंग। और मेरी तरफ से जो शेयर्स रहेंगे उसमें एक रहेगा आज परसिस्टेंट के फ्यूचर्स को हम लॉन्ग कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से यहाँ पे जो आईटी में जो तेजी बनी हुई है, जो हमने कोफोर्ज वगैरह में भी जैसा मुंह देखा है पिछले कुछ दिनों में, ये यहाँ पे भी रेप्लिकेट होने के लिए पूरी की पूरी तैयारी है। 5930 के आसपास परसिस्टेंट के फ्यूचर्स बैठे हुए हैं। अगर हम यहाँ पे 5850 का स्टॉप लॉस लगा के इसको लॉन्ग करें और अगर 2 या 3 दिन का टाइम दे इसको, तो मेरे हिसाब से ये काउंटर 6150 एंड 6200 की तरफ जाता हुआ हमें बहुत ही जल्दी दिख सकता है। तो 6150 एंड 6200 का टारगेट एंड 5850 का स्टॉप लॉस, उसके साथ में हम परसिस्टेंट के फ्यूचर्स को लॉन्ग करेंगे। और उसी के साथ जो एक और काउंटर में देना चाहूंगी, बट दैट वुड बी बाय ओनली ऑन डिप्स, दैट वुड बी एलएनटी। एलएनटी के दिसंबर के फ्यूचर्स की हम हिसाब से लेवल्स की बात अगर करें, तो यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग मूव आया है पिछले 2 दिन में, इसीलिए इसमें पहले डिप चाहिए होगा हमें और माइनर पुलबैक आ सकता है। तो माइनर पुलबैक में अगर 3700 होल्ड कर जाता है तो हम यहाँ पे लॉन्ग करेंगे, दैट इज अ कंडीशनल लॉन्ग। और 3700 के स्टॉप लॉस के साथ अगर लॉन्ग करा जाए तो 3820 एंड 3850 के नंबर्स यहाँ पे हमें 2 to 4 डेज में दिख सकते हैं। ठीक है, तो एलएनटी को लेकर कंडीशनल लॉन्ग है। देखिए, कल ये शेयर बहुत तेज रफ्तार से भागा है और उसकी वजह ये थी कि जिस तरह से महाराष्ट्र में बड़ी जीत के साथ बीजेपी की सरकार बन रही, तो इंफ्रा को लेकर जो पुश है वो आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। तो ये आपके लिए बाय ऑन डिप्स की रणनीति एलएनटी के शेयर पर 3,750 के ऊपर कल इसने क्लोजिंग दी है। और दूसरा जो शेयर होगा वो है आईटी से परसिस्टेंट। लगातार हमने चौथे सत्र में तेजी देखी है। 6,000 रुपये का आपके लिए टारगेट बन जाएगा और 5,850 रुपये पर आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। तो दोनों के दोनों शेयर हो गए रचना जी की तरफ से तेजी वाले ही। किरण जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपके स्टॉक्स कहाँ हैं, भरोसा आपका कहाँ पर बन रहा है सर? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल जिस तरह का मार्केट स्ट्रक्चर है और जिस तरह का हम बाउंस बैक देखते हैं, हम कहीं ना कहीं लार्ज कैप के साथ ही आज बैठ लेंगे। एक जो कॉल है वो रिवर्सल कॉल रहेगा और दूसरा जो कॉल है वो ट्रेंडिंग स्टॉक रहेगा। तो जो रिवर्सल कॉल है उसमें हीरो मोटोकॉर्प रहेगा। आप अगर देखोगे हीरो मोटोकॉर्प का चार्ट, तो डेली चार्ट के ऊपर एक फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट ऑलरेडी हीरो मोटोकॉर्प ने दे दिया है। साथ ही साथ आप इंट्राडे चार्ट्स देखोगे तो वहां पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट है। लास्ट वीक हमने अशोक लीलैंड को सजेस्ट किया था 215-220 के आसपास, वहां पे एक अच्छी खासी रैली आ चुकी है। तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि आप टू व्हीलर स्टॉक्स में भी एक अच्छी खासी रैली आ सकती है। तो हीरो मोटोकॉर्प हमारा प्रेफर्ड चॉइस रहेगा। 4850 के आसपास आप लॉन्ग कीजिए। 1 से 2 दिन में 4950 तक की एक रैली आप देख सकते हो एंड 4800 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। तो हीरो मोटोकॉर्प हमारा पहला कॉल रहेगा। दूसरा जो कॉल रहेगा वो फार्मा में से रहेगा। फार्मा में थोड़ा डिवाइडेड परफॉर्मेंस है, लेकिन डीवीस लेबोरेटरी इज डूइंग वेरी गुड। अगर आप उसका डेली चार्ट देखोगे तो एक कंसोलिडेशन जोन में है। कहीं ना कहीं हमने देखा था कि फ्रॉम अक्टूबर मंथ स्टॉक ने 6,100 के हाई बनाए थे, वहां से मल्टीपल बॉटम बनाए, लेकिन इस बॉटम में वो 50 डेज मूविंग एवरेज के भी नीचे नहीं गए। तो एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ है जो लास्ट 1 महीने से हम देख रहे हैं। तो यहाँ से ये कंटिन्यू हो सकता है। 6130 के आसपास की क्लोजिंग है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। यहाँ भी आप 6200 तक के टारगेट देख सकते हो एंड 6100 एज स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। तो डीवीस लेबोरेटरी एंड हीरो मोटोकॉर्प हमारे 2 प्रेफर्ड पिक रहेंगे।
ओके, ठीक है। डिविस लैब आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉक है और साथ ही आप बता रहे हैं कि दूसरे शेयर्स में भी ध्यान रखना है। 6200 का टारगेट आपका है यहाँ पे डिविस लैब के अंदर और 6100 तक का एक स्टॉप लॉस भी है। वैशाली, आपके ट्रेड कौन से हैं? तो एक्चुअली हम देख रहे हैं चंद दिनों से कैपिटल गुड्स में एक अच्छे से मूवमेंट हो रही है। एबीबी अच्छे से चल चुका। कल हमने देखा कि कमिंस में एक अच्छा सा मोमेंटम शुरू हुआ है एंड टेक्निकली वेरी वेल प्लेस। तो मेरा एक बाय रिकमेंडेशन होगा कमिंस इंडिया पे। टारगेट रहेगा 4800 4850 और दूसरा है इंडस टावर्स। सो इंडस टावर्स में भी हम देखें कि जस्ट मोमेंटम शुरू ही हुआ था एंड अभी तक ये स्टॉक में एक सपोर्ट पे ही रुका है। तो आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी सही है। 330 के स्टॉप लॉस के साथ 345 का टारगेट। कमिंस इंडिया एक अच्छा ट्रेड हो सकता है। कल इसका भाई सीमेंस F&O का टॉप गेनर था, तो कमिंस इंडिया के अंदर भी मोमेंटो आना तय है। और दूसरा क्या होता है, टिपिकली इस बार के डेरिवेटिव एक्सपायरी आप पिछली बार का भी देखेंगे ना, तो आपको दिखेगा जब भी एक्सपायरी थोड़ी होती है ना, तो ये जो कैपिटल गुड्स वाले सुप्त अवस्था में बैठे हुए शेयर्स होते हैं एकदम से जागते हैं। ना जाने क्या होता है कि इनके पास ये, मैं कई मेरे तो खैर बैक टेस्टिंग में करता रहता हूँ इधर उधर की चीज़ें, बट ये मैंने कई एक्सपायरी से जाके चेक किया कि डेरिवेटिव एक्सपायरी पे एकदम से कमिंस और सीमेंस आ जाएगा। L&T बड़ा प्लेयर है इसके अंदर, उसके साथ और भी चीज़ें चाहिए होती हैं, बट कमिंस और सीमेंस का दोनों की जोड़ी एक साथ चलती है। तो इसलिए वैशाली का ये ट्रेड मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। इंडस टावर भी उन्होंने दिया है, यहाँ पर भी आप एक ट्रेड ले सकते हैं। कमिंस का टारगेट नोटिस कीजिएगा 3800 का, 3420 का एक सपोर्ट है। इंडस टावर का लेवल्स भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, 345 330 है। एक बार जरा किरण जी के और रचना मैम के भी जरा ट्रेड स्क्रीन पर वापस दिखाइएगा और ज़रा स्पीड से दिखाइए। तो किरण सर ने जो ट्रेड दिए हैं, हीरो मोटोकॉर्प दिया है, आप इस पे भी एक बार सौदा बना सकते हैं चाहें तो। ध्यान रखिएगा थोड़ा स्टॉप लॉस वगैरह का, थोड़े खिंचे हुए शेयर हैं, 1-2 दिन से थोड़े चले हुए शेयर हैं। 4950 का एक टारगेट होगा और 4800 का स्टॉप लॉस है। और दूसरा एक डिविस लैब भी उनकी लिस्ट में है, ये भी आप शेयर ध्यान रख सकते हैं। 6200 रुपये तक का टारगेट यहाँ पर है, 6100 का स्टॉप लॉस है। रचना मैम का भी शेयर एक बार जरा स्क्रीन पर दिखा दो, वो भी आप नोटिस कर लीजिएगा। परसिस्टेंट IT की कंपनी, 6000 रुपये तक का टारगेट है, इस पर 5850 का एक स्टॉप लॉस है। IT के अंदर कल थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई, लेकिन लास्ट में आते आते मिड कैप IT ने अपना दम दिखा दिया था। तो परसिस्टेंट एक शेयर है जिसमें आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। तो ये कुछ एक शेयर्स की पूरी सूची हमने आपके सामने रख दी है वापस से। और अब हम जरा आ जाते हैं वे अपने सहयोगी शरद के पास, ताकि वो आपको स्टॉक्स एंड न्यूज़ वगैरह बता पाएँ। शरद, गुड मॉर्निंग, जरा बताएं आज के स्टॉक्स एंड न्यूज़। गुड मॉर्निंग डिम्पी। आज के स्टॉक्स एंड न्यूज़ में जो है 2 अहम QIPs आने वाले हैं और बहुत सारे ऑर्डर विंस भी देखने मिले हैं। तो ऑफकोर्स सबसे पहले बात करें KEI इंडस्ट्रीज़ का, 2000 करोड़ रुपए का QIP खुला है। इसका जो इंडिकेटिव प्राइस है वो लगभग 5.5% डिस्काउंट पे है और कंपनी जो फंड्स ये रेस करने वाली है इसको जो है 2 जगह लगेगी। एक है डेट रीपेमेंट के लिए, दूसरा है अपनी कैपेक्स के लिए, सनान फैसिलिटी के लिए। दूसरा स्टॉक जोमेटो, 8500 करोड़ का QIP खुल चुका है। इंडिकेटिव प्राइस 7.5% डिस्काउंट पे है और लार्जली ये जो है एक्सपेंशन क्विक कॉमर्स के जो ब्लिंकिट के बिजनेस है उस पे जो है निवेश करेगा ये QIP का फंड रेज। HUL की बात करें तो बोर्ड की अप्रूवल आ गई है, डीमर्जर करेंगे अपने आइसक्रीम बिजनेस को और इसके सेपरेटली लिस्टिंग भी होगी। अगर आप एक शेयर होल्ड करते हैं HUL के, तो आपको जो आइसक्रीम बिजनेस है उसमें भी आपको एक शेयर मिलेगा। एनालिस्ट बताते हैं कि सिर्फ 3% ही HUL का एनुअल टर्नओवर जो है ओवरऑल आइसक्रीम बिजनेस देता है, तो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और ओवरऑल कोर बिजनेस पे ही फोकस रहेगा। अशोका बिल्डकॉन की बात करें तो यहाँ पे जो है कंपनी को लगभग 1400 करोड़ का जो है ऑर्डर भी आया हुआ है। और प्रोटीन ईगॉफ इंटरेस्टिंग कंपनी है, इस पे भी नज़र रखेंगे। कैबिनेट ने अप्रूव किया है पैन 2.0 प्रोजेक्ट और यहाँ पे याद रखिए जो पैन के सर्विसेज होते हैं इनका मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा है। तो ऑफ कोर्स जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रा की थीम है उस बेसिस पे स्टॉक को नज़र में रखिएगा। हिताची एनर्जी और BHEL का कंसोर्शियम को जो है एक बड़ा ऑर्डर आया है, 6000 मेगावाट का HVDC का ऑर्डर आया है पावर ग्रिड की तरफ गुजरात में। रेलवे स्टॉक्स पे भी नज़र रखिएगा। कैबिनेट ने अप्रूव की है 3 मल्टी ट्रैक प्रोजेक्ट्स जिसका कुल वैल्यू 8000 करोड़ का आता है। और इंटरेस्टिंगली आज ही NSE ने भी लॉन्च किया है निफ्टी इंडिया रेलवेज PSU इंडेक्स। NHPC की बात करें तो कैबिनेट की अप्रूवल आई है 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की आपके अरुणाचल प्रदेश में, जिसका कुल वैल्यू आता है 3600 करोड़ के ऊपर। और आखिर में न्यू इंडिया एश्योरेंस के बारे में बात करूंगा इस स्टॉक के। यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रूलिंग आई है कि कंपनी को लगभग 2000 करोड़ रुपए का
रिफंड भी मिलेगा। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ लो न्यू इंडिया एश्योरेंस के लिए भी है। तो ये अहम स्टॉक्स है जिस पे आपकी आज नज़र होनी चाहिए। ठीक है शरद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये सारे स्टॉक्स बताने के लिए। फटाफट से ले लेते हैं इन सभी स्टॉक्स के बारे में। KI इंडस्ट्रीज़ 2000 करोड़ रुपये का QIP कंपनी का खुल गया है, 5.5% का डिस्काउंट है, भाव है 3800 का, यानी कि इंडिकेटिव प्राइस है 3800 का। एक बार ज़रा चेक करवा लेते हैं। रचना मैम ज़रा चेक करना KEI इंडस्ट्रीज़। जी, केईआई इंडस्ट्रीज की जहां तक बात है, यहाँ पे चार्ट सेटअप के हिसाब से ये प्राइस एक्शन और मोमेंटम इंडिकेटर्स ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंसेस को टेक आउट करने की कोशिश में लगा हुआ है। देखने वाली बात ये रहेगी कि ये क्या 4100 को क्रॉस कर पाता है कि नहीं। अभी 4020 पे है। अगर 4100 ये क्रॉस कर लेगा तो इसके ट्रेंड में एक चेंज का कंफर्मेशन आएगा। जो काफी टाइम से पुल बैक चल रहा था वो खत्म होगा और दोबारा अपसाइड की जर्नी शुरू होगी। अगर ये 4000 डाउन साइड पे होल्ड करता है तो वो भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा, और 4000 अगर होल्ड कर गया तो धीरे धीरे ही सही लेकिन 4100 के निकलने के चांसेस इंप्रूव होंगे और अपसाइड पे फिर 4300 की तरफ ये काउंटर जाने के लिए रेडी होगा। तो 4000 का होल्ड करना जरूरी है। ठीक है, 4000 का होल्ड करना ज़रूरी है। हालांकि आज 5% के डिस्काउंट पर लेके आएगा मार्केट के अंदर अपने सौदे, अपनी खबर को देखते हैं अभी क्या होता है। लेकिन ये 4000 अगर होल्ड नहीं करता तो ना बनाइएगा सौदा, आप भी अवॉइड की कैटेगरी में डाल दो। फिलहाल आप इस पर अवॉइड की स्टैंप लगाओ। दूसरा एक शेयर है रेलवे पे जो फोकस की बात हो रही है, RVNL कल ठीक बंद हुआ है। आज भी खबर आई है कि कुछ प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है और एक कुल मिला के 8000 करोड़ रुपये के आसपास के प्रोजेक्ट्स हैं। RVNL एक बार विशाली मैम एक बार आप चेक करेंगे। ये काफी अच्छा सा करेक्शन हो चुका है। 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले चुका है और डबल बॉटम भी बना है 408 लेवल्स पे और वहां से एक ट्रेंड में आ चुका है। सो आई थिंक नियर टर्म एक हर्डल आएगा अराउंड 480। सो फिलहाल एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना सकते हैं यहाँ से 460 टू 480 के टारगेट्स के लिए। एक बार 480 को डिसाइसिवली क्रॉस करता है और सस्टेन करता है तो आई थिंक एक स्ट्रेंथ, रिन्यूड स्ट्रेंथ दिख सकती है फॉर हायर टारगेट्स। सो फिलहाल एक छोटी सी रेंज लेंगे 460 टू 480। ठीक है, एक छोटी सी रेंज के अंदर ये ट्रेड वापस कर सकता है। जिनके पास सौदे पड़े हों तो जल्दी जल्दी एग्रेशन ना दिखाएं, अगर है तो बस वो बैठे ही रहें लेके। और जिनको एक क्विक ट्रेड, छोटा ट्रेड करना है तो 460 480 तक का एक सौदा बनता है, उसमें ले सकते हैं। विशाली मैम एक बार जरा स्टॉप लॉस इसका वापस से बता दोगे, हम वो डाल देंगे, स्टैम्प पे लगा नहीं है। यस सर, स्टॉप लॉस काफी लो आ रहा है अराउंड 410 पे। बातचीत कर रहे हैं और अपने एक्सपर्ट से समझ रहे हैं कि आपकी रणनीति उन शेयरों में क्या होनी चाहिए। लेकिन कुछ और शेयरों की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पर कौन सी शेयर्स हैं। पूरी की पूरी लिस्ट लेकर हमारे सहयोगी जिनेह नागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जिनेह बताइए। जी बिल्कुल, आज बहुत सारे बड़े दिग्गज फोकस में रहेंगे। काफ़ी इनिशिएशन रिपोर्ट्स भी आज हमें नज़र आ रही है। बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज से। जेफरीज की रिपोर्ट है, उन्होंने अपने बाय रेटिंग बरकरार किया। जो टारगेट प्राइस है वो है 1700 रुपये का। उनका मानना है कि हमें जो रिटेल सेगमेंट में अभी ग्रोथ नज़र आई थी, अक्टूबर सेगमेंट में वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी और आने वाले 2 क्वार्टर्स में हमें एक सस्टेनेबल रिकवरी रिटेल सेगमेंट के ग्रोथ में नज़र आ सकती है। और रिस्क रिवॉर्ड टर्म्स के हिसाब से देखेंगे तो वहाँ पे उनको रिलायंस इंडस्ट्री काफ़ी एक फेवरेबल तरीके में नज़र आ रहा है। तो पॉजिटिव नोट रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर ज़रूर फोकस में रहेगा। बात करेंगे जेफरीज के एक और नोट पे, रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज़ पे कंपनी ने नोट निकाला है। वहाँ पे उन्होंने कहा कि जो अभी सीज़न हमें देखने मिला है, काफ़ी गुड स्टार्ट देखने मिला है होल रियल एस्टेट सेगमेंट पे, जहाँ पे और H2 जो है FY25 का सेकंड हाफ में भी काफ़ी अच्छे लॉन्चेस प्लान्ड है लिस्टेड प्लेयर्स के द्वारा। और जो लिस्टेड प्लेयर्स में उनके टॉप पिक्स रहेंगे वो है DLF, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ और मैक्रोटेक डेवलपर्स। बात करेंगे JP मॉर्गन की, तो डिफेंस सेक्टर पे एक इनिशिएशन रिपोर्ट निकाली है। उन्होंने BEL और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स HAL दोनों पर ओवरवेट रेटिंग दी है। जो BEL का टारगेट प्राइस है वो है 340 और HAL का टारगेट प्राइस है 5135 और एक न्यूट्रल रेटिंग दी है मैजिकॉन डॉक शिप बिल्डर्स पे, जहाँ पे टारगेट प्राइस है 4248 रुपीज़ का। भी उनका मानना है कि जो डिफेंस का ओवरऑल स्ट्रक्चरल प्ले है, ग्रोथ आगे भी बना रहेगा। और जो भी रिसेंट करेक्शंस हमें इन स्टॉक्स में देखने मिली है, अपने ऑल टाइम हाई से 52 वीक्स हाई से काफ़ी डीप, करीब 30 to 40% का करेक्शन देखने मिला है डिफेंस स्टॉक्स में। तो इनको लगता है कि एक काफ़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखेगी इन्वेस्टर्स के लिए।
बात करेंगे जेपी मॉर्गन की दूसरी रिपोर्ट पे जो है भारतीय हेक्साकॉन पे, यहाँ पर उन्होंने अपना मेंटेन किया है ओवरवेट रेटिंग, और जो टारगेट प्राइस है इसके लिए वो है 1630 रुपीज़ का। उनका मानना है कि जो स्ट्रक्चरल कॉस्ट स्टोरी और जो आरपू डायनामिक्स है कंपनी के, वो उनके रिटर्न्स और डेवलपमेंट गोल्स के साथ अलाइन कर रहा है, तो एक पॉजिटिव रहेगा भारतीय हेक्साकॉम के लिए। और जो नेटवर्क एक्सपेंशन कंपनी कर रही है उससे मार्केट शेयर भी लीड हो रहा है भारतीय हेक्साकॉम का, एक पॉजिटिव ब्रोकरेज नोट भारतीय हेक्साकॉम पे। और लास्टली हम बात करेंगे स्विगी पे, एक इनिशिएशन रिपोर्ट आज नज़र आई है यूबीएस की तरफ से। ये रिपोर्ट है जहाँ पे उन्होंने बाय रेटिंग इनिशिएट किया, जो टारगेट प्राइस है वो है 515 रुपये का। उनका मानना है कि कंपनी का जो ग्रोथ है वो एक वेल पोजीशनड है कंपेयर टू जोमेटो का जो ग्रोथ है उससे करीब 35% डिस्काउंट पे अभी स्विगी ट्रेड कर रहा है उनके ग्रोथ से। और आगे चल के जो उनका OFD है, मतलब ऑनलाइन फूड डिलीवरी स्पेस है, वहाँ पे वो जोमेटो का जो स्केल है और मार्जिन्स है उनको ये स्विगी कैचअप करते हुए उस लेवल तक नज़र आता है। तो एक पॉजिटिव खबर स्विगी पर भी फोकस रहेगा। प्रिया जी ने तो ये तमाम रिपोर्ट्स हैं जिन पर आज फोकस रहेगी, लेकिन निश्चित तौर पर पावर, PSUs और डिफेंस, इनको लेकर अच्छी खबरें भी आनी शुरू हो गई हैं और रिपोर्ट्स भी अच्छी आ रही हैं। और हाल फिलहाल कई एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि वैल्यूएशन के लिहाज से आपके लिए मौके इसमें बन सकते हैं। HL, मजगांव डॉक, BL, इन पर जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई है। अच्छा रचना जी, आपकी भी नज़र निश्चित तौर पर गई होगी इस स्पेस पर। कोई एक दो शेयर आप बता पाएंगे जहां पर आपको लगते हैं कि टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी अच्छे बिल्ड हो रहे हैं और ट्रेड के मौके बन सकते हैं? जी, HL और इसकी बात कर रहे हैं ना हम? जी, डिफेंस की और PSUs की, रचना जी। जी, जहां तक HAL की बात है, HAL में एक अच्छा रुझान बन सकता है। यहाँ पे चांसेस है कि ये काउंटर 4300 को क्रॉस करके 4600 की तरफ आने वाले दिनों में जा सकता है। स्पेशली अगर मार्केट ने जो ये गिरावट से हॉल्ट दिखा के एक टर्न दिखाने की कोशिश करी है, वो अगर कंटिन्यू होगा तो HAL में अच्छे चांसेस है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्लेयर्स को भी अगर एक पोजीशन बना के पोर्टफोलियो में ऐड करना है तो अच्छी खासी गिरावट से और पुलबैक से ये काउंटर मिल रहा है, तो इट्स अ बेटर लेवल। पहले के हायर लेवल्स पे चेस कर रहे थे लोग, उसके कंपैरिजन में यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर बनता है, तो HAL पे मेरा रुझान डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगा। HAL में खरीदारी करने की सलाह है। रिपोर्ट रिलायंस पर भी आई है, जेफरीज की। और रिलायंस देखिए बाजार का मतलब दिग्गज स्टॉक तो ही ऐसा स्टॉक है जैसे हम चाय पीते हैं ना, चाय किसी मूड में पी सकते हैं, इसलिए रिलायंस को किसी मूड में डिस्कस हम कर सकते हैं। जेफरीज की रिपोर्ट आई है, उनका ये कहना है कि अक्टूबर में रिटेल कारोबार का प्रदर्शन बेहतर रहा है और मौजूदा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो आकर्षक लग रहा है, तो निवेशकों के लिए सलाह होगी। लेकिन 2 दिन से बहुत ही शानदार तेजी हम रिलायंस के शेयर में देख रहे हैं। रिलायंस में तेजी आज सस्टेन करेगी? वैशाली जी क्या लगता है आपको, इस लेवल पर भी कोई सौदा बन रहा है तेजी का? मेरे ख्याल से इट्स हार्ड टू टेल, बट थोड़ा रिट्रेस जरूर हो सकता है। अराउंड 1230 1250 लेवल्स आए तो वो एक लेवल सही रहेगा बाय करने के लिए, एंड 1320 का एक ट्रेडिंग टारगेट फिलहाल बना सकते हैं। 1320 का एक टारगेट बना के आप RIL के शेयर में चल सकते हैं। RIL के साथ साथ लगे हाथ एक काम करते हैं कि जो OMCs हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अच्छा संकेत आया है मिडिल ईस्ट से। हिजबुल्ला और इजराइल के बीच में जो सीज फायर हुआ है, क्रूड में हमने नरमी देखी भी है 2-3% के आसपास की। हालांकि कल भी हमने देखा कि जो OMCs थे या फिर इनफैक्ट जो अपस्ट्रीम कंपनीज ONGC, ऑयल इंडिया, ये भी चल रहे थे। लेकिन OMC में अगर एक कोई ट्रेड लेना हो, रचना जी, HPCL, BPCL, IOC, तीनों में से बेहतर क्या है? कहां पर ज्यादा प्रॉफिट बन सकता है ट्रेडर्स का? जी, BPCL का चार्ट तो इतना प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा मुझे। कंपेयर टू दैट अगर हिंद पेट्रो का चार्ट देखा जाए तो हिंद पेट्रो में कंपैरेटिवली प्लेसमेंट काफी बेटर है और यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है। अगर ये काउंटर 363 को होल्ड करेगा तो अपसाइड पे ये काउंटर हमें 390 की तरफ जाते हुए दिखने का चांसेस ज्यादा है। BPCL वुड बी एन अवॉइड। ठीक है, तो HPCL ज़्यादा प्रेफर लग रहा है बजाय BPCL के। पर आज जो है महिंद्रा एंड महिंद्रा पर भी फोकस रहेगा, क्योंकि जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि आज कंपनी जो है 2 नई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लॉन्च करने जा रही है। काफ़ी एक्साइटमेंट इसको लेकर है भी, और ये भी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि महिंद्रा एंड महिंद्रा EVs में किस तरीके के प्रोडक्ट्स लाता है, क्योंकि
कि किस प्लेटफॉर्म पे बनाएगा ये उन्होंने पहले ही बता दिया था कि इंग्लो प्लेटफॉर्म इसका यूज़ होगा, एक नया प्लेटफॉर्म रहेगा। पर साथ ही अगर हम देखें तो हाल फिलहाल के जो लॉन्चेस थे इस प्लेटफॉर्म के अलावा जो लॉन्चेस किए गए थे वो इतने सक्सेसफुल नहीं रहे हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए। पर अब जिस नई पारी की शुरुआत करने जा रही है कंपनी, उसमें क्या प्रोडक्ट रेंज आती है, गाड़ियों की कितनी रेंज होती है, प्राइसिंग क्या होती है, ये सब काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखना। बट किरण जी, एक बार आपसे चार्ट चेक भी लेना चाहेंगे। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर्स है ऑटो पैसेंजर व्हीकल कंपनीज में, और अभी देखें तो टाटा मोटर्स और मारुति सुजुकी से तो अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है। पर आप कैसे देख रहे हैं प्राइस एक्शन और यहाँ पर क्या रणनीति होनी चाहिए? किरण जी, आपकी राय महिंद्रा एंड महिंद्रा पर? किरण जी, ओके, शायद उनके ऑडियो ठीक से नहीं जा पा रही है। पर वैशाली जी, क्या आप हमारी मदद करेंगे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा पर क्या रणनीति होनी चाहिए? क्या अभी भी मौके हैं यहाँ पर एक फ्रेश एंट्री के, और क्या आपको लगता है स्टॉक एक तेजी के लिए तैयार है? मैं कहूँगी ये सभी पॉजिटिव व्यू में आया है बिकॉज ऑलरेडी हायर बॉटम फॉर्मेशन है। तो 2925 का एक अच्छा सा सपोर्ट बन चुका है, और हम देख रहे थे काफ़ी दिनों से 3000 का एक रेजिस्टेंस था। तो फिलहाल रेजिस्टेंस के ऊपर है, 2925 का सपोर्ट है, और प्रोजेक्टेड टारगेट जो हम देख रहे हैं वो है 3300 3400। सो ये रेंज को मान के चलिए। आई थिंक बिलो 2925 इट नेगेट्स द ट्रेंड, बट फिलहाल एक पॉजिटिव ट्रेंड में है, और अपसाइड पोटेंशियल है 3300 3400 के टारगेट्स के लिए। 300 और 3400 के टारगेट्स यहाँ पर आप ध्यान रखिए। अगर वो आते हैं तो देखिए कि ऑल टाइम हाई फिर से आता हुआ दिखेगा महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए। एक स्ट्रॉन्ग काउंटर है, इसको फोकस में आप ज़रूर रखिएगा। पर इसके अलावा आज जो है L&T फाइनेंस पर भी नज़र रहेगी, क्योंकि इनकी एनालिस्ट डे मीट हुई थी और जहाँ पर कई सारे मुद्दों पर कंपनी ने चर्चा की, आने वाली ग्रोथ प्लान्स बताए और आने वाले समय के लिए टारगेट्स भी सेट किए हैं। खास तौर से अपनी बुक साइज़, अगर हम ऐसे NBFCs को देखें तो अपनी बुक साइज पे आमतौर पे बात करते हैं, और कंपनी का कहना है कि अगले 3 से 4 साल में अपनी बुक साइज को जो है डबल करने के लिए ट्राई करेंगे, वैसा वो टारगेट सेट कर रहे हैं। साथ ही लोन ग्रोथ जो है 20 से 25% तक रहेगी, तो पॉजिटिव कमेंट्री देखी जाएगी। बीटन डाउन नेम है L&T फाइनेंस। एक बार रचना जी आपसे समझेंगे, क्या एक बेस फॉर्मेशन हो चुका है L&T फाइनेंस के लिए? क्या 140 के स्तर अट्रैक्टिव लग रहे हैं आपको फ्रेश एंट्री के लिए? जी, 140 का स्तर तब अट्रैक्टिव लगने लगेगा जब वो वहां से ऊपर जाना शुरू करेगा। अभी उसने ऊपर जाने की कोई साइन नहीं दिखाई है, तो थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर ये 145-50 क्रॉस करने लगे तो हम फिर 140 के ही स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बना सकते हैं और टारगेट लगा सकते हैं 180-190 का। लेकिन पहले थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन, या तो सपोर्ट या तो रिवर्सल का साइन इमर्ज होना जरूरी है, जो कि अभी नहीं हुआ है। चांसेस पूरे हैं कि यहाँ से वो चीज इमर्ज होगी, पर वो जब तक होके सामने ना आए तब तक हमें थोड़ा वेट एंड वॉच रखना चाहिए। ठीक है, तो एकदम ही फ्रेश एंट्री ना ले, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, और जो रचना जी ने टारगेट्स बताए हैं, जो लेवल्स बताए हैं, उनको आप ध्यान में ज़रूर रखिए। BHEL के लिए भी आज एक पॉजिटिव खबर है। यहाँ पर कंपनी ने करार ज़रूर किया है, और आप देखें तो ये स्टॉक में हाल फिलहाल थोड़ा सा मोमेंटम ज़रूर था, और कल भी हम ये पूरी PSU थीम को आपके लिए हाईलाइट कर ही रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र इलेक्शंस में जीत हुई है, खासतौर से गठबंधन की भी और BJP की भी, वहाँ से ये माना ज़रूर जा रहा है कि अब इलेक्शंस के बाद फिर से फोकस जो है वो केपेक्स पे आता हुआ दिखेगा, और सेकेंड हाफ में शायद उसमें बढ़त देखने को मिले। कुछ एक पॉजिटिव खबरें फिर से आना शुरू ज़रूर हुई हैं। और किरण, मैं आपसे एक बार BHEL पे राय जानना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पर 220 के आसपास सपोर्ट लेके स्टॉक ऊपर तो चला है, पर इस मार्केट वॉलेटिलिटी में किरण, क्या BHEL पर भरोसा करना चाहिए? क्या यहाँ पे फिर से दाव लगाना चाहिए? सो BHEL की अगर हम बात करें तो ओवरऑल चार्ट पैटर्न जिस तरह से हम देख रहे हैं, एक फॉलिंग चैनल या तो फॉलिंग वेज ब्रेकआउट हम कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कंडीशनल बाय रहेगा। जो कल गैप क्रिएट किया है, तो या तो आपको नीचे में कहीं आपको अपॉर्चुनिटी मिले समवेयर अराउंड 235 230, तो वहां पे आप लॉन्ग कीजिए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस हमें रखना है वो 220 का रखना है, और ऊपर में एक जो क्लस्टर रेजिस्टेंस हम देख रहे हैं वो 245 का है।
जैसे ही 245 का लेवल क्रॉस होगा, वहां से चांसेस है कि एक डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट भी हम कंसीडर कर सकते हैं। तो करंट जंक्शन पे तो नहीं, या तो फिर 245 को स्टॉक को क्रॉस करने दीजिए। कल भी हमने देखा कि 245 के लेवल के आसपास से ही हमने एक थोड़ा सेलिंग प्रेशर भी देखा है। सो या तो 245 क्रॉस करे तब आप लीजिए, या तो फिर नीचे में कोई भी डिप मिलता है आपको 235 के आसपास, तो वहां हमें लेना है एक पोजिशनल स्टॉप लॉस 220 के हिसाब से। और 245 के ऊपर देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम 280 285 तक की एक रैली देख सकते हैं। ऑलराइट, तो BHEL यहाँ पर निचले स्तरों पे एक अट्रैक्टिव पॉइंट हो सकता है, तो उन लेवल्स को आप ध्यान में रखें। पर रचना जी, एक बार अपना व्यू PEL पे भी दीजिए। देखिए, मैं इसलिए भी इसे पिक कर रही हूँ, हालांकि कोई खबर मेरे सामने नहीं है, पर ये पूरी स्पेस में फिर से एक बार एक्शन लौटा है। कल अगर हम देखेंगे तो श्रीराम फाइनेंस ये काउंटर मजबूत था। PEL मैं देख पा रही हूँ कि कई दिनों के बाद इसने 1100 के ऊपर एक क्लोजिंग देने में ये कायम रहा है। पर रचना जी, काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक है। जब लगता है कि ब्रेकआउट करेगा और ऊपर जाएगा, ठीक वहीं से वो पलट जाता है। पर इस बार क्या आपको लगता है कि ये चाल थोड़ी अलग हो सकती है? क्या यहाँ पर थोड़ा पॉजिटिव व्यू बनाए या अभी थोड़ा बच के रहना चाहिए? जी, इस काउंटर ने 1000 से लेके 1100 तक का जो मूव है वो 3-4 दिन में बैक टू बैक ग्रीन कैंडल के साथ कवर करा है। तो मेरे हिसाब से 1100 1110 के आसपास एक रेजिस्टेंस भी है, जहां से एक पुल बैक बन सकता है, थोड़ा रिट्रेसमेंट आ सकता है। और ये रिट्रेसमेंट अगर 1050 होल्ड करेगा तो फिर नया स्विंग वहां से जनरेट करेगा और वो वहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर होगा। फिलहाल जहां पे वो खड़ा है वहां से सीधा का सीधा 1110 निकाल पाए ऐसे चांसेस कम है। और अगर उसमें एंट्री करते भी है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवरेबल कम है। तो 1050-60 के नंबर्स पे जब वो आएगा तब अगर एंट्री लेंगे और 10-15 रुपए का भी एसएल लगाएंगे तो दोबारा से वो 1100-1150 की तरफ जाएगा। तो आपका बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ एक अच्छा स्विंग बनेगा। बहुत शुक्रिया इस पे राय देने के लिए। देखिए, कल भी ये स्टॉक थोड़ा सा मोमेंटम ज़रूर दिखा रहा था, पर इवन मैं भी बच रही थी इसके बारे में पूछने से, क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है कि जब इस पे थोड़ा सा ऐसा थोड़े ऐसे कैंडल्स बनते हैं या थोड़ा सा मोमेंटम आता है, ये स्टॉक जो है थोड़ा सा फ्लिप ज़रूर हो जाता है। तो आपकी राय पर जहाँ पे रचना जी कह रही हैं कि कई दिनों से एक पॉजिटिव मोमेंटम में है, तो हो सकता है थोड़ा सा रिट्रेस हो, तो निचले स्तरों पर एक अट्रैक्टिव पॉइंट बन सकता है। स्टॉक को जो ट्रैक है उसको करते रहेंगे। पर इस मार्केट की अप मूव में या हाल फिलहाल की रिकवरी में कुछ एक स्टॉक्स अभी भी कमज़ोर हैं। और वैशाली जी, मैं कल भी एक बार देख रही थी कि बजाज ऑटो कोई खास मोमेंटम नहीं रहा है यहाँ पर। कल भी अगर मैं देखूँ तो ये रेड क्लोजिंग ही दी है इसने। और वैशाली जी, 3-4 महीने का चार्ट अगर मैं देखूँ तो अब ये 93 के एक सपोर्ट जोन को भी तोड़ने के कगार पे है। क्या आपको लगता है कि और भी कमजोर हो सकता है, क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज के तो ऑलरेडी नीचे है? आई वुड थिंक सो। फिलहाल लग रहा है दैट इट्स ऑन द वर्ज ऑफ अ ब्रेकडाउन। तो देखना ये है कि अगर 9400 लेवल्स टूटे तो फिर डाउनसाइड टारगेट्स ओपन हो सकते हैं और ये शायद डाउनवर्ड 8800 की तरफ भी जा सकता है अगर अच्छी सी वीकनेस दिखी तो फर्स्ट टारगेट वुड बी 9100 और अगर फर्दर करेक्टिव हुआ तो 8800 भी आ सकता है। बट इसके लिए 9400 9300 लेवल्स तोड़ना जरूरी है। ठीक है। किरण सर, जरा 2-4 शेयर मेरे को भी आपसे पता करने हैं, जरा देख के बताइएगा। ये अशोक लीलैंड के अंदर कॉन्टिन्यूटी फैक्टर होगा, यानी कि जैसे कल चला है आज चलेगा क्या अशोक लीलैंड? तो अशोक लीलैंड की अगर हम बात करें तो लास्ट वीक में हमने इसके ऊपर रिकमेंडेशन दिया था। एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट है, अब वापस एक फ्रेश इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट है। तो इसको चेस करने के लिए तो हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि 100 डेज मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है। कोई भी टिप आता है 230 के आसपास हम लॉन्ग करेंगे। 225 का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस और ऊपर में 260 तक की एक रैली आप देख सकते हो। डन। एक शेयर मेरे को और पता करना है, वो जरा वैशाली मैम से पता करते हैं। वैशाली मैम, एक बार जरा आप इस शेयर को चेक करना, जस्ट मिनट। कफोर्ज और कितना चलेगा? ये तो आपको पता है ना कि इसने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था गिरावट में। दिखाना इसका 1 महीने का चार्ट भी दिखाना कफोर्ज वहाँ। वैशाली मैम, कितनी स्ट्रेंथ अभी और है? तो आई वुड से ये बहुत ही लगातार चल चुका है और मेरे हिसाब से ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में आ चुका है। तो आई थिंक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के 88-9000 के टारगेट्स होल्ड करिए, बट नई बाइंग की सलाह मैं जरूर नहीं दूंगी। जिनके पास हो वो होल्ड करें।
ठीक है, ये MGL और IGL का वनवास खत्म हो गया रचना मैम? ये जिस खबर से टूटे थे, इनकी गैस की सप्लाई काट दी गई थी, सस्ती गैस की सप्लाई, बाद में बहुत ज़ोर से टूटे लेकिन एक्सपायरी का फैक्टर और थोड़ा मार्केट का मोमेंटम इनके बेस बनाने में तो काम आ रहा है। मैं एक्सपेक्ट करूं कि जो नियर बॉटम बने हुए हैं बस वो बन गए, अब थोड़ा पुल बैक और आएगा अगली सीरीज़ में। देखिए अभी तक का इसका प्राइस एक्शन ऐसा दिखा तो नहीं रहा है कि बॉटम बन गए। हालांकि कल परसों कुछ पॉजिटिव न्यूज भी आई थी इसके बारे में, जहां पे इनका कुछ प्राइस इन्होंने बढ़ाया था वगैरह था, तो चांसेस है कि आने वाले टाइम में बेस बने, लेकिन फिलहाल बन गया ऐसा तो मैं नहीं कहूंगी। कंपेयर टू आईजीएल अगर एमजीएल को देखें तो वो बेटर पोजीशन जरूर है, और इस अपस्विंग को जो है काउंटर ट्रेंड पुल बैक के तौर पे ही खेलना चाहिए, जो कि काफी अपने आप में शार्प हो सकता है। शॉर्ट कवरिंग रैलीज बहुत पावरफुल होती है, तो 1250-1300 तक एमजीएल जाता हुआ हमें दिख सकता है, और वहां पे बेटर अपॉर्चुनिटी है कंपेयर टू आईजीएल। आगे हाथ फिर एक शेयर रचना मैम आप और चेक कर दो, वो है फेडरल बैंक। मिड कैप बैंकिंग का बेहतरीन शेयर है ये, 212 के आसपास बंद हुआ ट्रेड है। एक बार आपके रिकमेंडेशन इस पे। जी, जहां तक फेडरल बैंक की बात है, फेडरल बैंक ने पूरी गिरावट में कहीं पार्टिसिपेट ही नहीं किया है और स्ट्रेंथ पे स्ट्रेंथ दिखाया जा रहा है। बात 200-1200 के ऊपर, 212 के ऊपर बैठा हुआ है। ये यहाँ से 216 और 220 की तरफ जाने के लिए रेडी है, और इसमें हर डिप पे बाय करना चाहिए, और 206 जब तक होल्ड करेगा तब तक ये पॉजिटिविटी बनी रहेगी। एक काम करते हैं, मैं अपने सहयोगी शरद को वापस से जोड़ लेता हूं क्योंकि 9 बज चुके हैं। एक बार का जो PSUs बैंक के बारे में जो जानकारी है, जो अलग अलग स्टॉक्स के बारे में आपको मिल रही है, तो वो एक बार ज़रा उनसे पता कर लेते हैं। ज़रा बताएंगे आप क्या खबर है सरकारी बैंकों को लेकर इस समय? जी बिल्कुल, पिछले 2 सेशन में हमने देखा कि PSU स्टॉक्स में जो है बाइंग देखने मिली, PSU बैंक्स में देखने मिली, लेकिन कुछ अहम ट्रिगर्स है जो मैं आपके नज़र में लाना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स NDA लेड विक्ट्री आई महाराष्ट्र के इलेक्शंस में, इसके अलावा बहुत सारे बैकलॉग ऑर्डर्स थे जनरल इलेक्शन और स्टेट इलेक्शंस पे जो अनाउंस नहीं किए गए थे, वो धीरे धीरे करके जो है ऑर्डर अनाउंसमेंट्स देखने मिल रहे हैं, पॉलिसीज़ की अनाउंसमेंट्स आ रही है। ओवरऑल विंटर सेशन जो पार्लियामेंट में वो भी जो है शुरू होने वाला है, और यहाँ पे याद रखिए स्पेशली जो पोर्ट्स जो है, शिपिंग, एक्सपोर्ट्स, इस पे जो है ज़्यादा फोकस रहने वाला है। जो बिल्स की अनाउंसमेंट्स होगी, PSU स्टॉक्स की करेक्शन भी हमने देखी है। BSE PSU इंडेक्स जो है 13% अपने हाई लेवल से गिरा है, कुछ जो है अट्रैक्टिव लेवल्स पे भी आए हैं एनालिस्ट के हिसाब से। और हाल ही में लास्ट वीक दीपम ने भी जो है कॉर्पोरेट एक्शंस को ईज़ करने के लिए, वैल्यू क्रिएशन करने के लिए शेयर होल्डर्स के लिए बहुत न्यूज़ फ्लोज लाए, जैसे कि बायबैक, शेयर स्प्लिट, डिविडेंड और बोनस के गाइडलाइंस के चेंजेस लाए हैं। थोड़े रिस्क भी ज़रूर है अगर आप PSUs की बात करें। एक तो एग्जीक्यूशन रिस्क होता है, कैश फ्लो सही समय पे पेमेंट का भी डिलेज देखने मिलती है, इन्फ्लेशन है, और कभी कभी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स का भी इम्पैक्ट देखने मिलता है। बट ओवरऑल करेक्शंस अगर बात करें पिछले 3 महीने में, तो कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें करेक्शंस आए हैं, वैल्यूएशंस भी थोड़े जो है हल्के हुए हैं और कह सकते हैं चीपर साइड पे, जैसे कि कोचिन शिपयार्ड, न्यू इंडिया एश्योरेंस, MRPL, इरकॉन, भारत डायनेमिक्स, मिश्र धातु और हुडको और RVNL जैसे स्टॉक्स। ऑफकोर्स रेलवे नाम जो है यहाँ पे ज़्यादा है। और हमने जो है एक रिसर्च भी किया जहाँ पे जो स्टॉक्स होते हैं जिसमें मात्र जो आप कह सकते हैं मिनिमम 10 एनालिस्ट ट्रैक करें PSU स्टॉक्स में, उसमें जो सबसे ज़्यादा रिटर्न पोटेंशियल अगले 12 महीने में आ रहा है वो आपके लिस्ट सामने में, जैसे कि REC, LIC, कोल इंडिया, ONGC, जहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि 30% या उससे ज़्यादा की जो है आप रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस लिस्ट में जो है यूनियन बैंक, HAL, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और ऑयल इंडिया भी शामिल हैं। ठीक है डन। ये कुछ एक सरकारी कंपनीज है जिस पे आप ध्यान रखें, और इस पे हमने एक पोल भी कराया कि कितना परसेंटेज और गेन आ सकता है इसके अंदर, तेज़ संभव है। तो बहुत सारी कंपनीज आपके पास ऑलरेडी होल्डिंग्स होगी और आप ये बात जानना भी चाहते होंगे इन PSUs कंपनीज़ का क्या करें, तो देखिए कुछ एक इम्पॉर्टेंट रिसर्च शरद ने आपके लिए की है। आई होप ये आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस का जवाब दे देगी ये रिसर्च। खैर हम आगे बढ़ जाते हैं। एक दो शेयर जरा इसी में से चेक कर रहा था। कोचिन शिपयार्ड के पास सबसे ज़्यादा पोजीशंस है लोगों के पास, और एक हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स है। दोनों शेयर एक बार जरा वापस से चेक कराता हूँ। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स एक बार हम पहले भी चेक करवा चुके हैं। किरण सर दोनों शेयर एक बार वापस से चेक करके बता दो, कोचिन शिपयार्ड और HAL।
कोचिंग शिपयार्ड और एचएएल की अगर हम बात करें तो एक अच्छे रनअप के बाद एक करेक्शन टाइम हम देख रहे हैं। कहीं ना कहीं कोचिंग शिपयार्ड की मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस 3 बार डाइवर्जेंस हम देख रहे हैं। स्टॉक अपनी मूविंग एवरेज के नीचे है लेकिन ओवरऑल सेटअप काफी अट्रैक्टिव है। एक लो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ट्रेड यहाँ बन रहा है, तो मेरे हिसाब से करंट मार्केट प्राइस से हमें लॉन्ग करना चाहिए। कहीं ना कहीं जब तक ये 1350 के ऊपर सस्टेन है, देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम ऊपर में 1500 1530 तक की एक रैली देख सकते हैं। तो करंट मार्केट प्राइस से आप लॉन्ग कर सकते हैं। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस जो है वो 1300 के नीचे का आप मेंटेन कीजिए, ऊपर में 1530 तक के टारगेट आप कोचिंग शिपयार्ड में एक्सपेक्ट कर सकते हो। एचएएल की बात करें तो एचएएल में थोड़ा कंडीशनल बाय रहेगा, 200 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास कंसोलिडेट हो रहा है। कल का गैप अप हम देख रहे हैं लेकिन मेरे हिसाब से एक फॉलो बाइंग आना चाहिए। तो यहाँ कंडीशनल बाई जो रहेगा वो 4300 के ऊपर ही हमें बाई करना चाहिए। अगर 4300 के ऊपर एचएएल टिक जाता है तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम ऊपर में 4600 तक की एक रैली देख सकते हैं। तो एचएएल 4300 के ऊपर हम बाई करेंगे 4200 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, इन दोनों शेयर्स पर आपको एक मोटा मोटी टेक भी मिल गया, आपको पता भी लग गया इस समय क्या करना चाहिए। खैर हम थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं और इस समय की जो पोजीशनिंग है मार्केट की वो आपको ही बता रही है। अभी थोड़ा लेवल्स भी चल रहे हैं तो मैं ज़रा लेवल्स भी आपको बता देता हूँ। निफ्टी के अंदर इस समय का टिक, एक बार ज़रा टिक दिखाएंगे निफ्टी के आप, निफ्टी के, और एक बार ज़रा बैंक निफ्टी के टिक्स दिखा दीजिए। उसके बाद फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। नवरत्न शेयर भी आपके सामने रखेंगे। चंदन तापड़िया भी इस बीच मेरे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल। चंदन सर नमस्ते, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। बताइए सर आपके आज के ट्रेड कौन से? गुड मॉर्निंग डिम्पी, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले तो देखिए बाजार ने एक की लेवल से सपोर्ट लिया है। 23,300 23,333 एक मेजर लेवल था और ये लेवल इसलिए भी था क्योंकि बाजार में जब इलेक्शन डे की वॉलेटिलिटी थी तब इस लेवल पे बाजार को रेस्पेक्ट मिला था। तो 23,333 एक मेजर सपोर्ट का काम किया और अब मेरे हिसाब से बाजार का जो हायर बेस है वो कहीं ना कहीं 23,950 के आसपास बनना चाहिए इस रैली को ऊपर में 24,444 24,750 तक के बाउंस को एक्सटेंड करने के लिए। स्टॉक वाइज बात करें तो निफ्टी आईटी पे हमारा पॉजिटिव रुझान है। पूरा का पूरा निफ्टी आईटी यहाँ पे एक ब्रेकआउट प्ले कर रहा है। आई थिंक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर इस मार्केट में है जहाँ पे न्यू लाइफ टाइम हाई देखने को मिले हैं। टेक्निकली बात करें तो मल्टीपल प्राइस पैटर्न्स के फॉर्मेशन के साथ निफ्टी आईटी में ब्रेकआउट हुआ है। कोफोर्ज एक हमारी खरीदारी की सलाह है जहाँ पे लगातार हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। ऑलरेडी इस साल देखें तो लगभग 35-36% की बढ़त बनी है, राइजिंग सपोर्ट ट्रेंड लाइन को होल्ड कर रहा है। 8,450 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी, 8,900 तक के टारगेट रहेंगे और ये काउंटर हम लगातार सजेस्ट कर रहे हैं चाहे बाजार का डिक्लाइन हो या बाजार की तेजी हो। दूसरा ट्रेड रहेगा फेडरल बैंक। बैंकिंग सेक्टर में देखें तो फेडरल बैंक अपने आप को होल्ड कर रहा है। 4-5 दिन पहले इसने 195 का हायर बेस बनाया था विद द सपोर्ट ऑफ 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। वहीं 210 का जो मल्टीपल बैरियर है वो डिसाइसिवली पार कर रहा है। 4 दिनों से हायर हाइज हायर लॉस बन रहा है तो फेडरल बैंक में अपमूव बनना चाहिए। 207 के सपोर्ट से 222 तक के अपसाइड यहाँ पे बनने चाहिए। तो कोफोर्ज और फेडरल बैंक दो प्रिफर्ड आइडियाज रहेंगे आज के दिन के। बिल्कुल, तो कोफोर्ज और फेडरल बैंक दोनों ही स्टॉक्स पर खरीदारी की राय चंदन ने दी है, लेकिन 9 बज चुके हैं, 9 रख के नवरत्न का समय हो चुका है और शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद बताएं आज 9 के नवरत्न शेयर्स कौन से होंगे? जी बिल्कुल आशीषा, सबसे पहले हम बात करें तो वोडाफोन आइडिया पे नज़र रखिएगा। यहाँ पे सोर्सेज बता रहे हैं कि यूनियन कैबिनेट ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दी है यहाँ पे टेलीकॉम कंपनीज़ की बैंक गारंटी को इशू लेके। इनका बैंक गारंटी जो है 2022 तक जो है लगभग 25,000 करोड़ का था, तो इसमें जो है स्टॉक में पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल सकता है। केई इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो 2,000 करोड़ का QIP खुल चुका है। इंडिकेटिव प्राइस 5.5% डिस्काउंट पे है और जो फंड रेज होगी उसमें सनन फैसिलिटी और डेट रीपेमेंट के लिए जो है ये ओवरऑल ईयरमार्क किया गया है। जोमेटो की भी बात करें तो 8,500 करोड़ का QIP खुल चुका है। इंडिकेटिव प्राइस 7.5% डिस्काउंट पे है। एंड ऑफ कोर्स क्विक कॉमर्स सर्विस की जो बिज़नेस है ब्लिंकिट की, उसमें जो है ज़्यादा निवेश की जो है ओवरऑल प्लान है। HUL की बात करें तो बोर्ड ने अप्रूवल दे दी है डीमर्जर उनकी आइसक्रीम बिज़नेस की, और देखा जाए तो रेशियो 1:1 का रहेगा और ये लिस्ट भी होने वाली है। लेकिन याद रखिए इसका जो कंट्रीब्यूशन है टोटल बिजनेस का सिर्फ 3% का है, तो उतना ज़्यादा भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बंधन बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे स्टॉक्स भी आज फोकस में रहेंगे। यहाँ पे जो है MFIN जो उनकी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उन्होंने प्रपोज किया है कि जो लेंडिंग की नॉर्म्स है उसको वो टाइटन करेंगे। तो शॉर्ट टर्म में जो है आपको थोड़ी इम्पैक्ट आ सकते हैं, पर लॉन्ग टर्म बेसिस पे एक अच्छा मूव है ये।
प्रोटीन ईगॉफ, इसके बारे में बात करें तो कैबिनेट की अप्रूवल आई है पैन 2.0 प्रोजेक्ट को लेके आईटी डिपार्टमेंट का एनेबलिंग के लिए। इसके कारण जो है स्टॉक में जो है अच्छी मोमेंटम देखने मिल सकती है। हिताची एनर्जी BHEL का कंसोर्शियम भी फोकस में रहेगा, जहां से इनको एक बड़ा ऑर्डर आया है 6000 मेगावाट का HVDC का ऑर्डर आया है पावर ग्रिड से, और ये गुजरात में लोकेटेड है। हमारा 8वां स्टॉक न्यू इंडिया एश्योरेंस, यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रूलिंग आई है कि लगभग 2000 करोड़ रुपए का रिफंड कंपनी को मिलेगा, और ये जो है स्टॉक के लिए पॉजिटिव रहेगा। आखिरी स्टॉक हमारा बिग बोल्ड ब्रोकरेज रहेगा, स्विगी पे नज़र रहेगी, और यहाँ पे देखें तो UBS की रिपोर्ट आई है। इनिशिएट बाई किया, जो टारगेट प्राइस रखा है 515 रुपीज़ पर शेयर का रखा है, और आगे जाते हुए जो है वो कह रहे हैं कि लगभग 35% डिस्काउंट पे जो है कंपनी ट्रेड कर रही है। अगर आप जोमेटो के साथ हम कंपेयर करें तो ऑनलाइन फूड डिलीवरी में कैचअप हो रहा है, क्विक कॉमर्स में भी जो है अच्छी इंकरेजिंग साइंस देखने मिल रही है, बट आगे जाते हुए और ज़्यादा काम करना होगा। बट ओवरऑल एक पॉजिटिव रिपोर्ट जो है स्विगी के लिए आया है। बिल्कुल, तो ये आज के नवरत्न स्टॉक्स जहां पर एक्शन दिखाई देगा, दोनों ही फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी जहां पर ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है और जोमेटो QIP लॉन्च किया है। और जोमेटो पर ही एक राय ले लेते हैं चंदन से। कल के ट्रेडिंग सेशन में 5% की तेजी दिखी थी और आज QIP की खबर भी निकल कर आई है। ट्रेडिंग के लिहाज से क्या नजरिया होगा जोमेटो पर? बिल्कुल, देखिए हम इस पूरे सेक्टर और इस पूरे थीम पे पॉजिटिव व्यू रख रहे हैं, चाहे आप जोमेटो की बात करें, स्विगी की बात करें, और चाहे भले आप ई-कॉमर्स में पेटीएम की बात करें। तो जोमेटो की बात करें तो मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है। इस साल देखिए तो 120% की बढ़त बना चुका है। काफ़ी अच्छा प्राइस सेटअप है, लगातार पिछले 17-18 महीनों से हाई टॉप से हाई बॉटम के सीक्वेंस बना रहा है। भले ही लास्ट मंथ में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, बट स्टॉक अपने आप को होल्ड कर रहा है, तो पॉजिटिव बायस रहेगा। सपोर्ट रहेगा लगभग 262 के आसपास, ऊपर में 295 300 तक के एक्सटेंडेड टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। जरिया पॉजिटिव जोमेटो पर। इस बीच टेलीकॉम स्टॉक्स पर नजर डालते हैं, वहां पर भी एक बड़ी खबर निकल कर आई है और ट्रेडिंग के लिहाज से देखें तो वोडाफोन आइडिया में काफ़ी रिटेल इंटरेस्ट भी होता है। हाल ही में गिरावट दिखी है, लेकिन किरण, वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल, क्या राय होगी? सो वोडाफोन आइडिया की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली बिकॉज ऑफ स्टॉक प्राइस एक सिंगल डिजिट में काफी लोगों का इंटरेस्ट रहेगा, लेकिन हमारी सलाह अवॉइड की रहेगी। जिनके पास है वो होल्ड रख सकते हैं 6 रुपीज के स्टॉप लॉस के आसपास से, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि 6 रुपीज से एक 18 रुपए तक की रैली आई थी, लेकिन ओवरऑल चार्ट पैटर्न काफी वीक है, अपने पोजिशनल इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास है। तो अगर 6 रुपया का लेवल ब्रेक होता है तो देयर आर चांसेस कि हम और इसमें गिरावट देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से वोडाफोन को तो अवॉइड करना चाहिए, लेकिन भारतीय एयरटेल के ऊपर डेफिनेटली ध्यान रखना चाहिए। एक बुलिश हार्मोनिक पैटर्न बनी हुई है, कैंडलस्टिक्स वाइज भी यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है जो रिवर्सल पैटर्न है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से एक बार के लिए लॉन्ग पोजीशन करनी चाहिए। कोई भी गिरावट आती है या करंट मार्केट प्राइस है, एक पोजिशनल स्टॉप लॉस जो है वो 1500 के नीचे का रखना है। और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है, एटलीस्ट ऊपर में 1650 1660 के इनिशियल लेवल पे हम टारगेट देख रहे हैं, और वो लेवल क्रॉस होते ही देयर आर चांसेस कि हम ऊपर में 1700 प्लस के भी टारगेट देख सकते हैं। तो भारतीय एयरटेल के ऊपर डेफिनेटली लॉन्ग करना चाहिए। ये नज़रिया लॉन्ग करने का भारती एयरटेल पर। लेकिन इस बीच जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के तेजस शाह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तेजस, कल के ट्रेडिंग सेशन में अच्छी तेजी दिखी, प्री ओपनिंग से भी पॉजिटिव संकेत आए हैं। आपके ट्रेडिंग आइडियाज कौन से होंगे आज के लिए? तो मेरे 2 ट्रेडिंग आइडियाज है, उसमें से पहला ट्रेडिंग आइडियाज है PSU बैंकिंग स्पेस से। मैंने आपके शो पे कई बार SBI रिकमेंड किया है। अभी हमें लग रहा है कि इवन कैनरा बैंक विल आल्सो डू वेल। स्टॉक का एक डबल बॉटम बन गया है करीबन 92-95 लेवल के करीबन, और लास्ट 3-4 दिन से हमने काफी अच्छी स्ट्रेंथ देखी है स्टॉक में। आज भी स्टॉक थोड़ा ऊपर ही खुल रहा है, बट क्योंकि हमने एक ऑलमोस्ट 10% की रैली देख ली है लास्ट 3 में, मुझे लग रहा है एक पुल बैक में बाई करना चाहिए कैनरा बैंक। सो कैनरा बैंक हम रिकमेंड कर रहे हैं बाई करने के लिए करीबन 100 के स्तर पे। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 196 का, इसका पहला लक्ष्य रहेगा 105 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 108 का। इसके अलावा जो मेरा दूसरा पिक है वो रियलिटी सेक्टर से। मुझे लग रहा है रियलिटी सेक्टर भी आने वाले दिनों में आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। ये स्टॉक ने पिछले 3 दिन में भी काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है, और इसका जो प्रीवियस स्विंग हाई था वो भी कल के 17 में इंट्राडे बेसिस पे पार हो चुका है। स्टॉक अपनी जो लंबी अवधि और छोटी अवधि की जो मूविंग एवरेजेस है
20 दिन और 50 दिन की और इवन 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है। स्टॉक ने ऑलरेडी डबल बॉटम बना दिया है 750 के करीबन। तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक में काफी अच्छी स्ट्रेंथ है। तो ये भी स्टॉक एक हल्की सी गिरावट में बाय करिए, करीबन 820 के करीबन। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 790 का, पहला लक्ष्य रहेगा 850 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 870 का। ठीक है। देखिए लेवल्स तो फ्रीज हो चुके हैं मार्केट के, और तेजस ने आपको फिर से एक ऐसा शेयर भी बताया जो बैंकिंग से जुड़ा हुआ है। आज बैंक निफ्टी जो ओपन का पहला टिक दिखाएगा वो 350 पॉइंट का दिखाएगा। 52,500 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। एक रेजिस्टेंस जोन भी है जहाँ पे मार्केट एंटर कर रहा है। मार्केट के जो पुल बैक यानी कि शॉर्ट कवरिंग की मियाद है वो 52,500 52,800 पे आके रुक जानी चाहिए। ये डेरिवेटिव्स का डाटा काफ़ी हद तक बता रहा है, इसलिए 52,500 पे हम स्पॉट के साथ एंटर कर रहे हैं। छोटा मोटा 7-8 पॉइंट का डिस्काउंट था, लेकिन आई होप सो कि इतना ही आपको आज फ्यूचर्स में भी मिल जाएगा। 24,343 का लेवल आपको दिखेगा, और ये 400 का एक रेजिस्टेंस एरिया है। 24,200 24,400 एक बैंड है। इस बैंड के अंदर अगर गया मार्केट ओपन कर रहा है जैसे, तो शायद थोड़ा मेंटेन करने की कोशिश करेगा। तो आज की जो ओपनिंग के लेवल हैं वो एक्चुअली में लेवल्स अच्छे हैं, और मेरे को खुशी भी है कि 120 पॉइंट गैप टू गैप फिर से आपको ओपन मिल रहा है, और कल भी आपको करीब 300-325 पॉइंट्स ओपन मिले थे। तो इसलिए मार्केट्स के अंदर शॉर्ट कवरिंग अच्छे से स्क्वीज़ हो जाएगी, अच्छे से आ जाएगी। आज के टॉप गेनर्स, मार्केट के टॉप गेनर्स आज के कौन कौन से स्क्रीन पे फटाफट से वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। पहले मैं आता हूँ जरा निफ्टी 50 के काउंटर्स में। HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक, इन्फोसिस, ICICI बैंक। रेयर मिलता है IT और बैंक का कॉम्बिनेशन आपको टॉप 5 काउंटर्स में जो गैप के साथ ओपन कर रही हूँ। हालांकि इन सब में गैप सिर्फ HDFC बैंक का ही 1 से 1.5% का, और कोई बैंक ऐसा नहीं है जो 1% से ऊपर खुल रहा हो। ONGC, HDFC लाइफ, SCL टेक, और ये कुछ शेयर्स हैं जो आज कमज़ोर खुलेंगे। 1200 शेयर का एडवांसेस आया। अब 94 शेयर 83 पॉइंट की बढ़त निफ्टी पर दिख रही है, और बैंक निफ्टी के अंदर भी अगर आप बढ़त देखेंगे तो इस समय की जो बढ़त है शुरुआती होने के बाद वो करीब सिर्फ 100 पॉइंट की रह गई है। इंडिया विक्स को भी मत चेक करना, जैसे मेरे को कहा, मैंने आपसे कहा भी कि 52,500 एक रेजिस्टेंस एरिया है मार्केट का, उस जगह पर आके खोलना और उसको पार करना बड़ी हिम्मत की बात है। मार्केट ने उस लेवल पे जो ओपनिंग है, मैं चलो आपको ओपनिंग का भी पता है, ओपनिंग का जो पहला टिक आया वही आया 554 का, और वही आज का हाई भी बना है। तो जब तक आज का हाई और ओपन के प्राइस नहीं टूटते, ये रेजिस्टेंस बन गया आज का। ठीक है जी, ये बात ध्यान रखिएगा, ये रेजिस्टेंस बन गया आपका। निफ्टी का भी ऐसे ही मानिएगा, 24,343 आज का हाई है और आज का ओपन प्राइस है। जब तक अब 343 आज दिन भर में नहीं टूटेगा तब तक मार्केट ऊपर नहीं आएगा। ये मार्केट ने अपनी आज की कैपिंग कर दी, ओपनिंग इज इक्वल टू हाई बना के। अब देखते हैं क्या होता है दिन भर में, लेकिन सपोर्ट भी अच्छे है मार्केट के पास, तो शायद चर्निंग होती रहेगी। और आज और कल चर्निंग का ही डे है, क्योंकि डेरिवेटिव एक्सपायरी में चर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और चर्निंग से अगली सीरीज़ का आपको आइडिया लग जाएगा। जल्द दिखाइए स्क्रीन पर टॉप गेनर्स वगैरह जो मैं बोलता जा रहा हूँ, स्क्रीन पर दिखाते जाइएगा। HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक, इसके अलावा इन्फोसिस, सिप्ला, ICICI बैंक, ये कुछ एक बैंक्स हैं, और इसमें बड़े शेयर भी शामिल हैं। हाँ, जब आपको दिखाते हैं जिसकी वेटेज है बाकायदा, वो सारे शेयर्स भी हम ऑलरेडी आपको हम दिखा ही रहे हैं। इसके अलावा कुछ एक और शेयर्स भी हैं, जरा वो भी दिखाइए। वोडाफोन आइडिया जो टेलीकॉम वाली खबर आई थी, करीब 10% ऊपर। इंडस टावर 4% ऊपर, आज कॉल भी थी विशाली पारिक की। इसके अलावा भारती हेक्सा 3% ऊपर, लोधा डेवलपर्स 1.5% ऊपर, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस करीब 2% ऊपर। थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आपको BSE के अंदर आज शुरू हुई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर एल्केम का शेयर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन एक्सपायरी सामने खड़ी है, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर भी होना लाजमी है, यहाँ पर भी हुई है। कुछ और शेयर्स भी मैं आपके सामने रखता हूँ जहाँ पर आज स्ट्रेंथ है। वरुण बेवरेजेस करीब 2% ऊपर, BHEL करीब 1.5% ऊपर। ये कुछ एक शेयर्स भी हैं जहाँ पर आपको हल्की सी बढ़त देखने को मिल रही है। मैं फिर से आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल से क्लियर कर देता हूँ। इस समय करीब 100 अंकों की ही बढ़त रह गई है बैंक निफ्टी पर, और करीब 72 अंकों की बढ़त है निफ्टी पर। इंडिया विक्स स्लाइटली फिर से बढ़ा है आज 1.5%। थोड़ी देर बाद और चेक करना, आपको और दिखेगा। ये 15.5 का विक्स है ना, ये बाज़ार को कॉन्टीन्यूटी फैक्टर नहीं देगा बहुत तेज़ी का, तो हो सकता है ऊपर नीचे करके थोड़ा चर्न करवाए, लेकिन ये चर्निंग भी अच्छी होगी, आप उदास नहीं होंगे। मार्केट के अंदर बैठे रहिए, आपको स्विंग करवाता रहेगा। 15.5 का विक्स मार्केट के अंदर आपका मूड और माहौल बनाए रखने के लिए सफिशेंट है, इतना भी बुरा नहीं है।
ठीक है, थोड़ी देर में एडवांस डिक्लाइन की रेशो भी हम चेक कर लेंगे। अडानी ग्रुप के शेयर्स मैंने ऑलरेडी मोटा मोटी आपके सामने सारे रख दिए हैं। ज़्यादातर शेयर्स आज फ्लैट है। आज वो जो एक कॉन्टिन्यूटी फैक्टर आ रहा था 2 दिन का मार्केट का, वो अब थोड़ा रियलिस्टिक में बदल गया है। अब यूफोरिया छटेगा और आराम से जो शेयर में कोर स्ट्रेंथ है वो दिखेगी और जिसमें कोर स्ट्रेंथ नहीं है वो नहीं दिखेगी। तो अब जो मार्केट है ना वो एक डिसिप्लिन और हाईली प्रोफेशनल लोगों का मार्केट है। पिछले 1 से 2 दिनों में तो सब पार्टिसिपेट करें, सबको प्रसाद मिलता, लेकिन अब वही कमाएगा जो मार्केट के अंदर डाटा को स्टडी या इंटेलिजेंस से अपना काम कर पाएगा, क्योंकि मार्केट अब सेग्रीगेशन करेगा मेन और बॉयज़ के बीच में। खैर एनी हाउ, अब आ जाते हैं जरा कुछ और शेयर्स के अंदर जो आज मार्केट के अंदर टॉप गेनर्स बन रहे हैं। एक पावर इंडिया दिखाइएगा, ये शेयर भी काफ़ी बढ़िया चला है। त्रिवेणी टर्बाइंस 4% ऊपर है। ये शेयर भी ऊपर, आज साल का हाई लगाने वाले में से लॉरस लैब है और परसिस्टेंट ने भी आज साल का हाई टेस्ट किया है। तो ये कुछ एक शेयर्स जो और मार्केट के अंदर मेरे को नोटिस हो रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर मैं सब लेके आया हूँ। एक बार जरा आज के टॉप गेनर्स मैं बोलूँगा, जरा निफ्टी के टॉप गेनर्स है ना वो जरा दिखाइए, तो आपको स्क्रीन पर ना आईटी कंपनीज की पार्टिसिपेशन दिखेगी। चंदन तापड़िया थोड़ी देर पहले हमारे साथ यही बात बोल रहे थे कि आईटी से अपना कॉन्फिडेंस हटाओ नहीं बल्कि बनाए रखो, क्योंकि ब्रेकआउट्स कर रहा है और थोड़ा बहुत जो डाइवर्जेंस था जो इस सीरीज़ के अंदर निफ्टी बैंक निफ्टी के बीच का था, वो डाइवर्जेंस भी काफ़ी हद तक ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। तो आई होप सो कि ये आपके काफ़ी काम आ रहा होगा। निफ्टी आईटी इंडेक्स एक बार दिखाना चाहो तो स्क्रीन पर आप दिखा सकते हो। कुल मिला के मार्केट की कंडीशन अभी तो ठीक है, ओपनिंग भी ठीक हुई है, बट ये है कि लेवल्स जहाँ पे खुला था ना वो रेजिस्टेंस के लेवल थे, वो तो टिकने ही नहीं थे, वो तो फिक्स था पहले से ही। बट ये है कि अब सपोर्ट के लेवल को भी बचा दे उतनी अच्छे से जैसे उसने रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट दे दी, तो सपोर्ट को भी रिस्पेक्ट वैसे ही दे। 52,200 नहीं तोड़े, कल का सपोर्ट है, कल का क्लोजिंग है ना। 24,200 ना तोड़े, कल की क्लोजिंग है, तो ये नहीं तोड़े तो काम बन जाएगा। लेके आइए जरा हीट मैप स्क्रीन पे, फटाफट से सारे के सारे हीट मैप दिखाते जाइएगा, फिर मेरे दोनों सहयोगी मेहमानों से कनेक्ट होकर आपके सामने ओपनिंग के सौदे रखना शुरू कर देंगे। हीट मैप स्पीड से आता जाएगा आपकी स्क्रीन पर। वैसे ज़्यादातर शेयर्स मैंने आपको बता दिए। निफ्टी के टॉप काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर है, इन्फोसिस, BL, भारती एयरटेल, टेक महिंद्रा, विप्रो, SCL टेक। आप अपनी स्क्रीन अगर चेक कर रहे होंगे तो कम से कम 10 से 20% शेयर्स, ये जो हीट मैप वाली स्क्रीन है उसमें IT का है, यानी कि IT की वेटेज आज काफ़ी अच्छी है और ये सारे IT के मेजर काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर हैं, जहाँ पे बढ़त आपको दिख रही है। इन्फोसिस करीब 2% ऊपर आज सबसे ज़्यादा हेल्प कर रहा है, ना केवल निफ्टी IT इंडेक्स की बल्कि निफ्टी की भी। ये निफ्टी बैंक है, ये थोड़ा बटा हुआ है, बटना होना भी चाहिए क्योंकि 1-2 दिन में इन्होंने थोड़ा काफ़ी तेज़ी दिखाई है और इस बार के रोल ओवर नंबर्स में 38% का रोल ओवर हो चुका है। जितना ज़्यादा रोल ओवर होगा इस सीरीज़ में डलनेस उतनी ज़्यादा आती जाएगी, जितना कम रोल ओवर होगा यानी कि सीरीज़ में कटान कटती जाएगी, अगली सीरीज़ का प्रेशर भी नहीं बनेगा। तो इसलिए ये रोल ओवर के नंबर ज़रूर चेक करना अब 2 दिन के लिए। अब ये फार्मास्यूटिकल का इंडाइसिस आपकी स्क्रीन पर, ग्रैनुलस से लेके बायकॉन, ये ग्रैनुलस जो है ना ऊपर, ये F&O बैन में भी है आज, थोड़ा ये भी ध्यान रखिएगा। 3 शेयर F&O बैन में है, एक आरती इंडस्ट्रीज़ है, GNFC है और एक ग्रैनुलस इंडिया है, ये तीनों के तीनों F&O बैन में है, तो थोड़ा देख के काम कीजिएगा हम। और FMCG के शेयर्स भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, थोड़ा डिफेंसिव है। इसमें मेरे को एक मैरिको नाम की कंपनी है, जरा वो देखिएगा, उसमें काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट जैसा लगता है। मेटल्स का ये हीट मैप आपकी स्क्रीन पर, ज़्यादातर शेयर्स आपको दिख रहे होंगे, उनमें बढ़त तो है लेकिन वो मामूली सी बढ़त है। देखिए मार्केट को चलने के लिए मार्केट के बड़े कंटेंडर और साथ ही इंडेक्स मैनेजमेंट के शेयर्स चाहिए। मैं आज जो शुरुआत में सिर्फ 2 बड़े शेयरों को चेक कर रहा हूँ, तो एक 4 रुपये ऊपर है, एक 3 रुपये ऊपर है, उसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ HDFC। ये 3 रुपये ऊपर और 4 रुपये ऊपर से काम नहीं चलेगा, थोड़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ आएगी तभी काम चल पाएगा। ठीक, चंदन जी, किरण जी और तेजस शाह हमारे साथ हैं, हम मेहमान के तौर पर, और मेरे दोनों सहयोगी इनसे कनेक्ट करके आपके लिए ओपनिंग का ट्रेड लेके आ रहे हैं। तो चलिए अब एक एक करके हमारे सभी एक्सपर्ट से उनके ओपनिंग आइडियाज़ लेना शुरू करते हैं। और चंदन, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। देखिए IT पर आपका पॉजिटिव स्टैंड, और अभी हम देखें तो टॉप लीडरशिप पोजीशन में IT काउंटर्स ही दिख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप IT पैक को? और चंदन, क्या आपके ओपनिंग सौदों में से कोई IT पिक भी है? बिल्कुल षष्ठी जी, देखिए IT में हमने कोफोर्स की बात की और मेरा तो मानना है कि निफ्टी IT इस पूरे बाजार में एक सेफ्टी के साथ में मोमेंटम बनाता हुआ नजर आएगा। और निफ्टी IT ने आज अपना नया लाइफ टाइम हाई बनाया है और इस साल निफ्टी IT 25% की बढ़त के साथ अपनी दमदार परफॉर्मेंस कायम रखे हुए हैं।
निफ्टी की बात करें तो 12% चला इस साल में वाईटीडी बेसिस पे देखें। बैंक निफ्टी की बात करें तो लगभग 8% चला है। वहीं निफ्टी आईटी इस साल आपका लगभग 25% की बढ़त बना रहा है। टेक्निकली देखें तो 3 दिन पहले बड़ा ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद में लगातार हायर टॉप से हायर बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है, तो आईटी पे पॉजिटिव हुआ है। हमने यहाँ पे कोफोर्ज की बात की, मैं 2 और काउंटर पे फोकस करना चाहूंगा। एक रहेगा परसिस्टेंट सिस्टम, दूसरा रहेगा विप्रो। परसिस्टेंट सिस्टम की बात करें तो 5880 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 6250 तक के टारगेट के लिए। विप्रो में भी पॉजिटिव प्राइस सेटअप बना है, एक मेजर ब्रेकआउट बन रहा है, तो 576 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी 610 तक के टारगेट के लिए। तो निफ्टी आईटी अच्छा लग रहा है। कोफोर्ज, परसिस्टेंस और विप्रो तीनों हमारे यहाँ पे टॉप पिक रहेंगे इस मोमेंटम को प्ले करने के लिए। और राइट, तो देखिए आईटी की जो तेज़ी है उसको प्ले करने के लिए 3 कॉल्स चंदन की तरफ से आती हुई, तीनों ही दिग्गज आईटी कंपनीज पर आप ज़रूर नज़र रखिए। पर किरण, अब आपसे समझना चाहेंगे, बताइए कहाँ पर है आपके ओपनिंग सौदे और कोई अपडेट है किरण तो वो भी शेयर कीजिएगा। सो ओवरऑल 2 स्टॉक जो हमने आज सुबह डिस्कस किए थे वो दोनों अपनी तरह बुलिश जोन में ही चल रहे हैं, तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे। एक था हीरो मोटोकॉर्प और दूसरा डेविस लेबोरेटरी। एक अपडेट और है विप्रो मैं डिस्कस करना चाहूंगा क्योंकि वो आज हमारा ओपनिंग कॉल भी रहेगा। विप्रो हम 400-440 से आपके साथ ही डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। आज एक फ्रेश ब्रेकआउट और एक दिया है, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट है। प्रीवियसली हमने देखा था कि उसके रिजल्ट के आसपास यानी कि जुलाई महीने में स्टॉक ने अपना हाई बनाया था समवेयर अराउंड 580 का। उसके बाद एक करेक्शन फेज हमने देखा, उस करेक्शन फेज से वापस स्लोली ग्रेजुअली एक हाई टॉप हायर बॉटम पैटर्न में रिज्यूम किया हुआ है। कल एक अच्छी खासी क्लोजिंग आई 580 के ऊपर, आज भी फॉलो बाइंग हम देख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करना चाहिए। कोई भी टिप आए 580 570 तक तो लॉन्ग कीजिए आप। 570 के नीचे का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। और जिस तरह का ओवरऑल चार्ट पैटर्न विप्रो का लग रहा है, डेफिनेटली यहाँ से 650 तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो नॉट ओनली फॉर द इंट्राडे लेकिन आप थोड़ा एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी डेफिनेटली विप्रो के अंदर बने रह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए विप्रो पर किरण का पॉजिटिव व्यू। और जी हाँ किरण, मुझे याद है कि बहुत निचले स्तरों से आप विप्रो को ट्रैक कर रहे हैं, आपका पॉजिटिव स्टैंड है और आप देखिए धीरे धीरे करके ये स्टॉक में एक ज़बरदस्त तेज़ी, थोड़ा पोजिशनल नज़रिया बनाए। यहाँ पर 650 तक के टारगेट्स विप्रो दिखा सकता है, उससे जुड़े स्टॉप लॉस भी आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। और हम भी अब कोशिश यही करते हैं कि हम ये आपको ज़रूर बताएं कि फंडामेंटली क्या कुछ चेंज हो रहा है। और हम ये लगातार आपको बता रहे हैं कि आईटी कंपनीज़ की जो अर्निंग्स रही हैं पूरे बीते सीज़न में, वही एक खेमा था जहां पर सबसे ज़्यादा सपोर्ट आते हुए देखा था। तो आईटी कंपनीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और एक अच्छा मूव कैचअप करते हुए हम देख रहे हैं। पर इस बीच तेजस, अब आपसे भी समझना चाहेंगे, बताइए कहां पर है आपके ओपनिंग सौदे? तो मेरी भी नजर आईटी स्टॉक्स पे। आईटी स्टॉक का जो दिग्गज है इन्फोसिस, मैं उसके साथ जाना चाहूंगा। ये स्टॉक ने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट दिया था फ्राइडे के सत्र में। कल के सत्र में हमने थोड़ी हल्की सी मुनाफा वसूली देखी है, बट आज वापिस ये स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो इन्फोसिस में करंट भाव पे या डिप में खरीदारी कर सकते हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 1860 का। पहला लक्ष्य रहेगा 1990 जो इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई लेवल है, और वो सरपास किया तो मुझे लग रहा है स्टॉक में 2025 तक के भी लेवल हम देख सकते हैं आने वाले दिनों में। तो ये नज़रिया आईटी सेक्टर पर इन्फोसिस पर खरीदारी की राय दी जा रही है। इसी के साथ पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स पर नजर डालते हैं। याद रखें कल के ट्रेडिंग सेशन में अच्छा एक्शन दिखा था, लेकिन 2 स्टॉक्स जहां पर गिरावट का रुख आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखा है, एक है सेंट्रल बैंक, 0.7% की गिरावट यहां पर है। एसबीआई भी लाल निशान में कारोबार कर रहा है और इंडियन बैंक यहां पर भी आधे % से ज्यादा की गिरावट। तेजस, क्या राय होगी इन तीनों ही पीएसयू बैंक्स पर? देखिए पीएसयू बैंकिंग स्पेस हमें काफी अच्छा लग रहा है। मैं तो जो दिग्गज है उसके साथ ही जाना पसंद करूंगा। तो मेरे जो टॉपिक्स है पीएसयू बैंकिंग स्पेस में वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। अगर इंडियन बैंक की हम बात करें तो इंडियन बैंक का जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो भी इम्प्रूव हो रहा है। कल के सत्र में एक हमने काफी स्ट्रेंथ देखी थी, बट ऊपर से हमने हल्की सी मुनाफा वसूली देखी है। बट इसका जो बेस है वो करीबन 535 540 के करीबन है। तो जब तक ये स्टॉक 535 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मुझे ये स्टॉक भी लग रहा है कि स्ट्रेंथ दिखाएगा। और इसका जो अभी स्विंग हाई बना था 595 के करीबन, वहां तक भी जा सकता है। और यूनियन बैंक की हम बात करें तो यूनियन बैंक का भी चार्ट स्ट्रक्चर हल्का सा वीक है। स्टॉक एक रेजिस्टेंस के करीबन ट्रेड कर रहा है, 122 से लेके 125 के करीबन काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो जब तक ये लेवल सरपास नहीं होता है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा कॉशियस व्यू लेना चाहिए यूनियन बैंक ने।
एक बार अगर 125 का लेवल अगर क्लोजिंग बेसिस पे सरपास किया तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक में एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम आ सकता है और 5 से 7% की रैली हो सकती है स्टॉक में। 5 से 7% की तेजी यूनियन बैंक में दिखाई दे सकती है। इस बीच मेटल सेक्टर से नैल्को पर नजर डालेंगे। पिछले कुछ दिनों से अच्छा एक्शन दिखा है और अगर कुछ दिनों का चार्ट देखें तो 5 दिन में करीब 4 से 5% की तेजी यहां पर दिखी है। चंदन, नैल्को पर आपका नजरिया और नैल्को के अलावा और कोई स्टॉक मेटल सेक्टर से जहां पर फ्रेश पोजीशंस इन लेवल्स पर लिए जा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो नेल्को की बात करें तो नेल्को का सेटअप तो यहाँ पे पॉजिटिव है, भले ही कल के दिन थोड़ा मुनाफा वसूली देखने को मिला। मेजर ट्रेंड पॉजिटिव आया, टॉप्स आया, बॉटम के फॉर्मेशन इंटेक्ट है, तो हल्का सा डिप आए तो खरीदारी की सलाह रखेंगे। 242 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में लगभग 270 तक के टारगेट के लिए। उसके अलावा आप मेटल में दूसरे नाम की बात करें तो हिंडाल्को में बॉटम हुआ है, स्ट्रेंथ नहीं है। जेएसडब्ल्यू स्टील में भी मल्टीपल बॉटम बना है, की ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है। इनफैक्ट बाकी सारे के सारे मेटल है उसी तरह से कामकाज करें तो मेरे हिसाब से नेल्को में बने रहना बेहतर है। तो नैल्को में बने रहना बेहतर रहेगा और नज़रिया भी काफ़ी पॉजिटिव है। इस बीच ऑटो सेक्टर के कुछ कंपनियों पर नज़र डालेंगे। याद रखें, एक्साइड इंडस्ट्रीज 1.5% की तेज़ी के साथ कारोबार। अपोलो टायर्स, याद रखें पिछले कुछ दिनों से वहाँ से भी तेज़ी दिखी है, आज भी कंटिन्यू होती हुई नजर आई। ओशो कृष्णन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओशो, क्या राय होगी ऑटो स्टॉक्स पर, एक्साइड इंडस्ट्रीज और अपोलो टायर्स? वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। ओवरऑल ऑटो स्पेस में बाइंग ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। पिछले कई दिनों से थोड़ा बाइंग मूवमेंट आया है। मेजर ऑफ द ऑटो काउंटर्स में एक नीचे से पुल बैक रैली देखने को मिल रही है। एक्साइड की बात करूं तो एक्साइड में कल के दिन जो गैप अप स्ट्रॉन्ग ओपनिंग हुई थी उसको फॉलो कर रहा है, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, बट अभी भी टेक्निकल स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा लुक्रेटिव नहीं हुआ है एक्साइड इंडस्ट्री पे। तो जब तक ये अपने रेजिस्टेंस के नीचे रहता है, नियर अबाउट 450-52 के नीचे, तब तक थोड़ा साइडवेज, पॉजिटिव टू साइडवेज का स्टैंस देखने को मिल सकता है। बट 452 को अगर ब्रीच करता है एंड वहां से भी एक डिसाइसिव मूव आता है, तब यहां से व्यू बिल्कुल बुलिश होते हुए नजर आएगा एक्साइड पे। वहीं अपोलो टायर्स की बात करूं तो अपोलो टायर्स में नीचे से काफी स्ट्रॉन्ग पुल बैक ऑलरेडी आ चुका है। एक फ्रेश ब्रेकआउट या वी शेप रिकवरी हम जो बोल सकते हैं टेक्निकल टर्म्स में, वो इसमें देखने को मिला था नियर अबाउट 500 के पास। तो अभी उसके ऊपर काफी स्ट्रांगली सस्टेन कर रहा है एंड अपने सारे क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो एक्सपेक्टेड रहेगा कि यहां से रैली कंटिन्यू रहे। हायर लेवल्स पे 520 का पहला पड़ाव रहेगा अपोलो टायर्स में एंड लोअर जोन पे 495 का बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। बिल्कुल, तो ये नज़रिया अपोलो टायर्स और इसके अलावा एक्साइड इंडस्ट्रीज़ पर। लेकिन इस बीच दो स्टॉक्स ऑटो सेक्टर से जहां पर बाजार में तेज़ी है उसके बावजूद गिरावट दिखी है। एक है आयशर मोटर्स, दूसरा है बजाज ऑटो। तेजस, क्या राय होगी दोनों ही स्टॉक्स पर? देखिए, आयशर मोटर का चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी स्ट्रांग है, भले हल्की सी गिरावट है क्योंकि इसका जो प्रीवियस स्विंग हाई था करीबन 5150 के करीबन, कल के सत्र में हमने उसके आजू बाजू से थोड़ी मुनाफा वसूली देखी है। लेकिन नीचे में जो बेस है वो करीबन 4800 4830 के करीबन है। जब तक ये बेस ब्रेक नहीं होता है, मुझे लग रहा है ये भी गिरावट में बाई करना चाहिए। और टाटा मोटर्स की हम बात करें तो टाटा मोटर्स का चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा ओवरसोल्ड जोन में चला गया है, लेकिन इसका जो 20 दिन की जो मूविंग एवरेज है वो स्टॉक वहां पे रजिश कर रहा है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक में एक हम पुल बैक रैली देख सकते हैं करीबन 840 से लेके 850 तक। तो कोई अगर हल्की सी गिरावट आती है टाटा मोटर्स में तो उसकी खरीदारी करनी चाहिए विद स्टॉप लॉस बिलो 775 और लक्ष्य रहेगा 840 से लेके 850 के करीबन। सर एक बात बताइए, मार्केट के अंदर 24,800 आने के चांसेस कितने हैं? ये 24,800 तक आ जाएगा, इसके चांसेस कितने हैं? चंदन जी, 24,800 निफ्टी के आने के चांसेस कितने हैं? कितनी प्रोबेबिलिटी हाई है? 24,400 500 तो टफ है, ये तो मानते, हम भी मानते, आप भी मानते हो। बिल्कुल, देखिए मेरे हिसाब से पहले तो 24,444 को टच करेगा मार्केट, क्योंकि पहले हमारे जो लेवल थे वो 24,444 थे और उसके नीचे जाते हमारे जो लेवल थे वो 24,300 333 थे। तो अब पहला तो हमारा लेवल ये है कि 24,444 को टेस्ट करें, क्योंकि मार्केट ने आप देखोगे
तो पिछले 10 वीक में 3000 पॉइंट का करेक्टिव मूव देखा है। 26,277 से लेके नीचे में 23,263 तक का जो 3000 पॉइंट का करेक्टिव मूव है, उसका 38.2% रिट्रेसमेंट आता है, लगभग 24,444। तो पहला तो हमारा मानना है कि वो लेवल आएगा। उसके बाद वीकली चार्ट में जो लोअर टॉप लोअर बॉटम निगेट हो चुका है, वो भी अपना काम करेगा। इसके लिए रैली 24,750 तक एक्सटेंड होनी चाहिए। तो आप यदि पूछ रहे हो कि 24,800 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो मैं तो 100% ही बोलना चाहूंगा कि इस रैली में 24,800 आने की प्रोबेबिलिटी 99% है। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई है, यानी कि जिनके पास भी सीरीज़ के हिसाब से रोल ओवर सोच रहे होंगे करने के लिए, और उनको अगर लग रहा है, देखो फ्यूचर्स चल रहा है नवंबर का 300, अगर मैं चलो 100 पॉइंट की भी रोल ओवर कॉस्ट डाल दूं, तब भी आपके पास चांसेस हैं 300 350 पॉइंट निफ्टी और पाने के। तो ये एक अच्छा पॉइंट हो सकता है मेरे को। अच्छा चंदन सर, ऑप्शंस में तो कोई ट्रेड नहीं करना ना, कोई एक्टिव ऑप्शन है तो बता दो। मेरे को लग रहा है मार्केट थोड़ा डल है, ऑप्शंस में ट्रेड करना समझदारी नहीं है, फ्यूचर ही होल्ड करके बैठे हैं। बिल्कुल फ्यूचर होल्ड कर सकते हैं। एक तो देखिए आप इंडिया विक्स पिछले 2 दिनों से हल्का सा डाउन है, विक्स अभी 15 के आसपास चल रही है, और आपने देखा होगा कल भी गैप अप के बाद में मार्केट में मोमेंटम नहीं बना, और जब ऑप्शन में मोमेंटम नहीं बनते हैं तो प्रीमियम डिके हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है प्रीमियम डिके, और थीटा वहां पे हट करता हुआ नजर आता है। तो ऑप्शन तभी करना चाहिए जब डेल्टा ड्रिफ्टिंग के चांस मिले। बट फिर भी आप मुझे पूछना चाहोगे तो मैं एट द मनी 24,300 की कॉल देख रहा हूँ। कल भी ये कॉल रेंज बाउंड थी, ऑलमोस्ट वहीं बंद हुई जहां पे ओपनिंग हुआ, क्योंकि ओपनिंग में मार्केट गैप अप था, उसके बाद कोई बड़े स्विंग्स बने नहीं। आज भी देखें तो मार्केट 87 पॉइंट अप है, बट ये कॉल हार्डली एट द मनी स्ट्राइक 15 रुपए ऊपर है। मोमेंटम नहीं है, बट यदि किसी को ट्रेड ढूंढना है तो 100 से लेके 160 की रेंज में आप 24,300 की कॉल में ट्रेड ढूंढ सकते हो। ठीक है, डन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, आप भले ट्रेड ना भी लो ऑप्शंस के तो तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा होल्ड करके बैठो। देखो चंदन सर ने एक बात बताई कि 24,800 तक अगर निफ्टी जाता है तो मेरा ये मानना है कि 52,800 तक बैंक निफ्टी भी आएगा आराम से। तो आप 52,800 24,800 ये अपनी माइंड में पिक्चर डाल दो कि ये शायद हम इस सीरीज़ के एंड में या तो हम अगली सीरीज़ की शुरुआत में ही देख लेंगे। तो ये प्रोबेबिलिटी थोड़ी हाई है, तो इसलिए मैंने जानबूझ के क्वेश्चंस पूछा भी, सर ने अच्छे से जवाब भी दिया। और आप देखो आज का ही ट्रेड, अब ना निफ्टी जो एक झटका लगाने के बाद वापस से ऊपर की तरफ आया है, और जैसे ही मार्केट थोड़ी भी स्पीड पकड़ रहा है, बस यही है कि इंडिया विक्स अभी भी 15.5 के आसपास चल रहा है, थोड़ा ट्रिपल डाउन और हो जाए, यानी कि थोड़ा नीचे चला जाए 15 के नीचे, तो आपका रिस्क फैक्टर या अनसर्टेनिटी मार्केट के अंदर कम हो जाएगी। ये जैसे मार्केट बढ़ता है थोड़ा सा विक्स भी बढ़ता है, बट ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, होल्ड करके बैठो सिस्टम में अपनी पोजीशंस को। आगे बढ़ें, जहाँ पर आज थोड़ी पोजीशन स्ट्रांग बन रही है, एक बार ज़रा वो भी चेक करवा लेता हूँ सर से मैं। ABFRL, कल भी हमने इसके बारे में आपको जिक्र किया था, आज फिर से हम इसके बारे में जिक्र कर रहे हैं। चंदन सर, ABFRL। बिल्कुल, आदित्य बिरला फैशन ABFRL की बात करें तो इस काउंटर में नीचे के लेवल से बॉटम आउट अप्रोच बने हैं, और टेक्निकली बात करें तो एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना है पिछले लगभग 9-10 वीक के करेक्टिव मूव के बाद, और 2 दिनों से जो हाई राइज हाई लॉस बन रहे हैं और ब्रेकआउट हुआ है 7-8 दिन का, इंडिकेट कर रहे हैं आप मूव बनना चाहिए। तो 299 का छोटा सा सपोर्ट रहेगा 315 तक के स्विंग को प्ले करने के लिए। ठीक है, डन। एक शेयर और पता कर लेता हूँ, ये ओशो से पता करूँगा। ओशो सर ज़रा आप ही चेक करना, मैं ज़रा ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से भी दिखाऊंगा, ज़रा स्क्रीन पे वो फ्यूचर वाली प्लेटें भी दिखाते जाना। हाँ, एक बार ज़रा मैरिको दिखाइए। आज जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी कहा था कि जब मैं FMCG काउंटर्स देख रहा था, मेरे को मैरिको का स्ट्रक्चर काफ़ी ठीक लगा। ओशो जी एक बार ज़रा मैरिको, आपकी रिकमेंडेशन, इसका फ्यूचर्स की प्लेट भी दिखाता हूँ, ओपन इंटरेस्ट वगैरह भी ठीक है। सी ओवरऑल कंजम्पशन स्पेस में अभी थोड़ा ट्रैक्शन आना स्टार्ट हो चुका है। जैसा आपने बताया, मैरिको में भी बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक आया है, वॉल्यूम के साथ पुल बैक आया है, एंड जो पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि अपने 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर कल क्लोजिंग दिखाया, सो दैट मींस यहां से एक पुल बैक की चांसेस हमें ओवरऑल कंजम्पशन स्पेस पे देखने को मिल सकती है। मैरिको में भी अगर हम देखें तो 600 के ऊपर काफी स्ट्रांगली सस्टेन कर रहा है, तो 600 का सपोर्ट रहेगा शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए, एंड 630 तक के शॉर्ट टर्म में टारगेट्स देख सकते हैं। वहीं अगर 630 सस्टेन करता है तब हमें यहाँ पे एक स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट बनते हुए दिखाई दे सकता है, एंड हो सकता है आने वाले दिन में एक कंफर्मेशन मिल जाए एक बुलिश ट्रेंड का। बट अभी के लिए 630-35 का इमीडिएट रेजिस्टेंस है, एंड 600 का पोटेंशियल सपोर्ट। ठीक है,
तेजस एक बार जरा चंबल फर्टिलाइज़र में पोजीशंस वापस से ले सकते हैं। एक ये ब्रेकआउट कर रहा है, वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, ये डेली चार्ट पे 50 दिनों के एवरेज को बहुत बढ़िया तरीके से ये ब्रेकआउट कर रहा है। 200 दिनों का बहुत ही खूबसूरत सपोर्ट इसने बनाया है। चंबल फर्टिलाइज़र स्क्रीन पे दिखाइएगा, हाँ। और डेरिवेटिव्स के पोजीशंस भी ख़राब नहीं हैं, लॉन्ग साइड की बन रही है। प्रोबेबिलिटी कितनी है कि 510 लगा देगा ये? देखिए, चंबल फर्टिलाइजर का स्टॉक जो है उसने अपनी जो 200 दिन की मूविंग एवरेज है उसके करीबन सपोर्ट लेके रैली दिखाई है पिछले 3 दिनों से। और कल के सत्र में हमने देखा कि 20 दिन की मूविंग एवरेज को भी सरपास किया क्लोजिंग बेसिस पे। अभी एक फाइनल रेजिस्टेंस है 485 486 के करीबन, जो इसकी 50 दिन की मूविंग एवरेज है। मुझे लग रहा है कि अगर आधा एक घंटा ये लेवल अगर सस्टेन हो जाता है 485 486 का लेवल, तो डेफिनेटली ये स्टॉक 510 से लेके 515 तक के लेवल दिखा सकता है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट करना चाहिए, एक सस्टेनेंस होना चाहिए अबव 485 लेवल। अगर ये एक घंटा भी सस्टेन कर लिया तो डेफिनेटली इसमें ट्रेड बन सकता है बाइंग का। ठीक है, तो चंबल फर्टिलाइजर्स फिलहाल थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है। पर इस बीच अब वोडाफोन आइडिया की तेज़ी पे अगर नज़र डालेंगे तो जी हाँ, 10% के अपर सर्किट से शुरुआत यहाँ पे ज़रूर हुई थी। कई समय तक उस वहाँ पे फ्रीज रहा और अब जब वो सर्किट खुला है तो 14.5% की तेज़ी जो है आपको वोडाफोन आइडिया दिखा रहा है। और काफ़ी एक्साइटमेंट है, पर ये भी ज़रूर ध्यान में रखें कि अभी भी 8 रुपये के आसपास ही है। ढेर सारे इसमें रिटेल निवेशक जो है थोड़ा फंसा हुआ महसूस करते हैं, तो आज थोड़ी सी राहत ज़रूर है। देखते हैं कि सस्टेन होता है नहीं। पर इसके ठीक पीछे आप देखिए इंडस टावर्स में भी बड़ी तेज़ी फिलहाल डे हाई पे आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर 5.5% का उछाल इंडस टावर्स आपको दिखाता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये थीम तो अच्छी वर्क कर ही रही है। आज फिर से जो है PFC REC जैसे स्टॉक्स, हालांकि शुरुआत में देख रही थी कि इनकी कुछ खास नहीं हुई थी, बट फिर से मोमेंटम और स्टीम पकड़ते हुए डे हाई पे आते हुए दिख रहे हैं। हाल फिलहाल न्यूज़ फ्लो के चलते ये काउंटर्स में भारी पिटाई ज़रूर हुई, पर निचले स्तरों से एक अच्छा रीबाउंड भी देखा। सुबह हमने चर्चा की थी पिरामल एंटरप्राइज पे, हालांकि रचना जी का कहना था कि एक तरफा इसमें तेज़ी देखने को मिली है, तो अब ऐसे में आप थोड़ा सा बचे, निचले स्तरों पे एंट्री ले। पर शायद अब एंट्री का मौका इसमें नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2% का उछाल देखने को मिल रहा है पिरामल एंटरप्राइज पे। और चंदन, मैं एक बार क्विकली आपसे इस पे टेक लेना चाहूँगी, क्योंकि जहाँ तक मैं ट्रैक कर रही थी 1110 इसका एक की हर्डल था, उसके ऊपर ब्रेकआउट तो ज़रूर दिख रहा है चंदन, पर क्या आप इस ब्रेकआउट पे ट्रस्ट करेंगे और फ्रेश एंट्री की सलाह देंगे, या अब थोड़ा सा बच के चलें? बस पोजीशन है तो ट्रेल कर सकते हो और फ्रेश एंट्री भी कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक ने कहीं ना कहीं लगभग पिछले 30 महीने का ब्रेकआउट दिया है। बार बार 1120 1130 पे अटकता था, अब की बार होल्ड कर रहा है। और अच्छी बात यह है कि ब्रेकआउट से पहले डेली चार्ट में लगातार हायर टॉप्स हायर बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। तो मेरे हिसाब से अब 1110 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 1170 तक के स्विंग को प्ले करने के लिए। ठीक है, 1110 का यहाँ पर आप सपोर्ट ले सकते हैं। 1170 का एक स्विंग ये काउंटर दिखा सकता है, उसको आप प्ले कर सकते हैं, इसको ध्यान में ज़रूर रखिए। पर इसके अलावा एशियन पेंट्स भी आज कई दिनों के बाद एक्चुअली थोड़ी बहुत मोमेंटम ज़रूर दिखा रहा है। देखिए, ओवरनाइट हमने जो न्यूज़ फ्लो है उसको ट्रैक किया ही कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में जो भी तनाव की चीज़ें चल रही थी उस पर शायद अब एक फुल स्टॉप लगता हुआ दिखेगा। क्रूड में गिरावट रही, पर एशियन पेंट्स नतीजे काफ़ी निराशाजनक थे, एक बीटन डाउन स्टॉक, पर थोड़ा ये नियर टर्म वॉल्टिलिटी रहती है इसमें न्यूज़ फ्लो के चलते। एक बार तेजस आपसे समझना चाहेंगे, क्या बेस फॉर्मेशन नज़दीक है एशियन पेंट्स के लिए? क्या अब ये जो हर ऑल्टरनेट डे थोड़ी सी ग्रीन कैंडल्स दिखा रहा है, कैसे आप देख रहे हैं इसको? क्या बेस फॉर्मेशन हो रहा है और क्या यहाँ पे फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए? या डेफिनेटली स्टॉक में एक बेस फॉर्मेशन हो रहा है। स्टॉक ने अभी जो फ्राइडे के सत्र में लो बनाया था 2420 के करीबन, वहां पे इंडिकेटर थोड़ा डाइवर्जेंस दिखा रहा है, इसको हम पॉजिटिव डाइवर्जेंस कहते हैं। और बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न भी बना था फ्राइडे के सत्र में, जो एक रिवर्सल के संकेत दे रहा है। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली इसमें एक ट्रेडिंग पोजीशन बनानी चाहिए। मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बड़ी रैली आएगी, बट एक रिलीफ रैली हम ये स्टॉक में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कोई डिप पे या तो करंट भाव पे भी इसमें ट्रेड ले सकते हैं। 2420 का स्टॉप लॉस लगा के मुझे लग रहा है ये स्टॉक यहाँ से रैली करेगा और ऊपर में 2550 से लेके 2600 तक के लेवल हम देख सकते हैं।
ठीक है, 2550 2600 तक के लेवल्स जो है एक रिलीफ रैली के तौर पर आप एशियन पेंट्स में आते हुए देख सकते हैं। तो गिरावट में थोड़ी सी खरीदारी के मौके ज़रूर ढूंढें। पर इस बीच आप देखिए पिछले 10 मिनटों में इंडिया विक्स जो है थोड़ा थोड़ा करके अब ऊपर आने लगा है। हालांकि दोनों ही इंडेक्स अभी भी हरे निशान में है, मजबूती कायम है, पर धीरे धीरे जो इंडिया विक्स ऊपर आ रहा है कहीं ना कहीं ये मूड ख़राब करने का काम ना करे, इस पर ध्यान ज़रूर रखेंगे। पर चलिए एक और बार आज देखें तो कुछ एक मेटल काउंटर्स में अच्छी तेज़ी है, जहां पे टाटा स्टील और हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स जो हैं वो थोड़े से ऊपर ज़रूर आए हैं। चंदन, कोई मेटल काउंटर जो कि आप फिलहाल ट्रैक कर रहे हो, क्या मेटल में चमक वापस लौटेगी या अब थोड़ा सा ऐसा फेज़ है जहां पर कोई ज़्यादा नो ट्रेड जोन में काउंटर्स आते हुए दिखे? देखिए, मेटल की बात करें तो मैं तो नाल्को की बात करना चाहूंगा, जहाँ पे स्ट्रेंथ है और मोमेंटम भी बना हुआ है। तो नेशनल एल्यूमिनियम पे फोकस करें। आज की ओपनिंग के बाद जो सपोर्ट बनेगा वो लगभग 247 के आसपास का बनेगा, ऊपर में 265 270 तक के टारगेट के लिए। बाकी कुछ काउंटर्स है मेटल में जो बॉटम आउट हो रहे हैं, बट वहां पे फॉलोअप जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए हिंडाल्को की बात करें तो 655 सपोर्ट है, ऊपर में 690 के लिए, बट नेल्को विल बी प्रेफर्ड पिक इन द मेटल स्पेस। मेटल सेक्टर से इस बीच डिफेंस और शिप बिल्डिंग स्टॉक्स पर नजर डालते हैं। मैस्काउ डॉक 5% ऊपर, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स में भी करीब 7.5 से 8% की तेजी दिखी है। और इसके अलावा कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो ये भी 5% की अपर सर्किट में लॉक इन हो चुका है। ओशो, क्या नजरिया होगा? पिछले साल की बात करें तो डिफेंस शिप बिल्डिंग स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी दिखी थी, लेकिन फिर ऑल टाइम हाई लेवल्स और 52 वीक हाई लेवल से काफ़ी गिरावट भी दिखी। आज की जो ट्रेंड दिख रही है उसके बेसिस पर आपका क्या नजरिया होगा इन स्टॉक्स पर? ओवरऑल सारे काउंटर्स में, डिफेंस में या शिपिंग कंपनीज में अभी आज के दिन या 2 दिन से काफी अच्छा ट्रैक्शन बना हुआ है एंड एक्सपेक्टेड रहेगा कि यहाँ से अगर मार्केट में ओवरऑल मोमेंटम एक्सपेक्टेड है तो ये काउंटर्स भी यहाँ से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ मैस्डॉक की अगर हम बात करें तो स्पेसिफिकली ये काउंटर बहुत दिनों से कंसोलिडेशन जोन पे था, एक टाइम वाइज करेक्टिव फेज बोल सकते हैं। 4000 का बहुत स्ट्रांग सपोर्ट था, वहीं कंसोलिडेट कर रहा था एंड अभी पिछले 2 दिनों से जो ट्रैक्शन आया है इसमें एक्सपेक्टेड रहेगा कि ये रैली कंटिन्यू हो। ऑल्दो हायर लेवल्स पे 4600 का पहला पड़ाव है, 4600 को अगर क्लोजिंग देता है इसके ऊपर तब यहाँ से हम एक कंटिन्यूएशन हायर एंड पे देखने को मिल सकता है हमें। बट अभी अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के हिसाब से देखें तो ये जितने भी काउंटर्स हैं, मैस्डॉक हो गया, कोचिन शिपयार्ड हो गया, इसमें काफी अच्छा ट्रैक्शन पिछले 2-3 दिनों से देखने को मिल रहा है। तो नीचे के लोस के स्टॉप लॉस के साथ लोग अपने ट्रेड्स इसमें शॉर्ट टर्म के हिसाब से बिल्कुल बना करके चल सकते हैं। बिल्कुल, तो ये नज़रिया कोचिन शिपयार्ड पर, लेकिन इसके अलावा फर्टिलाइज़र स्टॉक्स पर नज़र डालते हैं। हमने अभी चंबल फर्टिलाइज़र की तो बात की थी, लेकिन उसके अलावा मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र 4.5% की तेज़ी यहाँ पर दिखी है। फैक्ट की बात करें तो 2.5% ऊपर, RCF यहाँ पर भी 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी है। तेजस, क्या नज़रिया होगा इन पर्टिकुलर मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र पर? देखिए, हमारे आरसीएफ की बात करें तो ये स्टॉक ने भी ऑलमोस्ट एक डबल बॉटम बनाया है 147 150 के करीबन, और स्टॉक थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अभी इसकी जो 50 दिन और 200 दिन की मूविंग एवरेज है उसके करीबन रेस कर रहा है, जो करीबन है 168 170 के करीबन। तो एक ब्रेकआउट के लिए वेट करना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर 170 का लेवल अगर पार होता है तो ये स्टॉक में एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम आ सकता है और स्टॉक मेरे को लग रहा है 7 से 8% की रैली कर सकता है। और फैक्ट की हम बात करें तो ये स्टॉक में भी एक अच्छा खासा बॉटम जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि ये भी स्टॉक जो है वो आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है और यहाँ से भी हम 900 तक के भी लेवल देख सकते हैं। तो एक हल्की सी डिप में खरीदारी करिए करीबन 840 के करीबन, और स्टॉप लॉस लगाइए 810 का और लक्ष्य रहेगा 900 का। बिल्कुल, तो ये नज़रिया फैक्ट पर, लेकिन इसके अलावा कुछ रेलवे एंसिलरी स्टॉक्स पर नज़र डालते हैं। बाजार में तेज़ी है लेकिन इस सेक्टर में थोड़ी सी नरमी दिखी है। रामकृष्ण फोर्जिंग्स 0.5% की गिरावट, राइट्स, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी IRFC ये भी लाल निशान में कारोबार कर रहा है, और रेलटेल यहाँ पर भी थोड़ी सी नरमी दिखी है। चंदन, क्या नज़रिया होगा आपका? पिछले कुछ दिनों में अच्छा एक्शन दिखा है लेकिन आज नरमी के साथ कारोबार। देखिए, रेलटेल की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन को रिकवरी हुई थी, बट आज फॉलोअप नहीं आ रहा है। थोड़ा सा वेट करना चाहिए।
इनफैक्ट IRFC की बात करें तो वहां पे भी स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट आया, सपोर्ट बेस बट फॉलो अप नहीं आ रहा, तो मेरे हिसाब से वेट ही करना चाहिए। इस ऑफ नाउ कोई मीनिंगफुल बॉटम नहीं बन रहे जो बड़ा मुंह दिखाए। बाउंस बन रहा है बट इंपॉर्टेंट ये है कि बाउंस कितने होल्ड हो पाते हैं। मार्केट्स में आज दिन भर की जितनी भी मतलब गैप के साथ जो ओपनिंग मिली थी उसको सबको ख़त्म कर रहा है। सिर्फ 24 पॉइंट बैंक निफ्टी के पास रह गए हैं और सिर्फ 24 ही पॉइंट निफ्टी के पास भी रह गए हैं, वो भी IT की वेटेज है इसलिए 24 पॉइंट रह गए हैं। ये बात हमने सुबह भी आपके सामने की थी, जैसे ही मार्केट ने ओपन किया था अपने रेजिस्टेंस वाले एरिया के अंदर ओपन किया था, उसको पार करना बड़ा मुश्किल था। मार्केट ने एक काम तो बहुत अच्छा से किया, अपने रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर दी और उसको पार नहीं किया, उसकी मर्यादा नहीं लांगी। आज का जो हाई है, आज का ही ओपन का प्राइस है, ओपन इज इक्वल टू हाई हो गया। और सुबह सुबह हमने ये बात आपके सामने रखी भी थी कि जब तक अभी अपने ओपन्स के प्राइस यानी हाई के प्राइस को ब्रेक नहीं करेगा तब तक नहीं ही चलेगा। धीरे धीरे करके खिसक रहा है और इंडिया विक्स रेसिप्रोकली यानी कि उल्टा होके ये करीब 2.5% ऊपर आके खड़ा हो गया है। बाजार को थोड़ा रिदम अपना खोना पड़ रहा है। वैसे स्ट्रक्चरली प्रॉब्लम आ गई ऐसा कुछ नहीं है, ना तो चंदन सर मानते हैं, इसलिए उन्होंने भी 100% वाली हमको बात भी रखी कि उनको लगता है कि 24,800 तक आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई रहेगी। थोड़ा सिस्टम में समय दिया जा सकता है, देना भी चाहिए। और अगर बैक टू बैक आप इस तरह की तेज़ी आएंगे तो फोमो फैक्टर मार्केट के अंदर हावी होता है कि मेरे से छूट गया, मेरे से मिस आउट हो गया। तो सबका साथ सबका विकास के लिए बाजार में सबको अंदर तो आने दो। आप गैप के साथ 400 पॉइंट खड़ा कर दोगे तो मार्केट के अंदर फिर कैसी पोजीशनिंग बनेगी। इसलिए मैं आज के इस फॉल को या मैं आज के इस प्रॉफिट बुकिंग को हल्की से ऊपरी स्तरों पर एक वेलकम नोट की तरह मानता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि बाजार में अभी भी कोर स्ट्रेंथ है, गुंजाइश बाकी है। 24,400 से 24,800 वाली रेंज दो बड़े रेजिस्टेंसेज हैं। पहला एक बार 24,444 जैसे सर आपको बता रहे थे, फिर 800 की बात भी करेंगे। फिलहाल ना तो डरिए ना ही घबराइए, बस सौदों को चेक करते रहिए और टाइमली प्रॉफिट बुक करना भी ज़रूरी है, नहीं तो M2M गेन M2M लॉस बन के सिस्टम में रह जाएगा। आप लेते रहना पोजीशंस, धीरे धीरे प्रॉफिट बुक। और ध्यान रखना रोल ओवर की कॉस्ट पे करनी पड़ती है अगर आप लेके जाओगे निफ्टी बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स या फिर स्टॉक्स के फ्यूचर्स भी, तो उसमें भी प्रीमियम डिस्काउंट लगा होता है। तो आप अपने हिसाब से अगर लग रहा है कि अगली बार मैं कुछ पॉइंट्स कमाने जा रहा हूँ, 100 200 500 पॉइंट और कमाऊंगा, 150 पॉइंट 200 पॉइंट का रोल ओवर कॉस्ट दे दोगे तो फिर आप थोड़ा कैलकुलेशंस बिठा लो अपनी। ठीक है जी, ये तो हो गया मोटा मोटी शेयर्स। अब जरा मैं आपको शॉर्टिंग के कैंडिडेट भी बताता हूँ जो आज शॉर्ट्स खोल रहे हैं या फिर जिनमें आज का प्रेशर है। एक बार जरा वो भी चेक कर लेते हैं। बजाज ऑटो, ओशो एक बार जरा बजाज ऑटो चेक करना। ओवरऑल बजाज ऑटो में कंसोलिडेशन जोन में ही था, बहुत दिनों से एक साइडवेज जोन में ट्रेड कर रहा है 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे। आज थोड़ा सा करेक्शन आया है, बट मेरा मानना है कि इसके अगर हम प्रीवियस कंसोलिडेशन जोन को देखें जो कि मंथ ऑफ मई अप्रैल के आसपास था, नियर अबाउट 9,000 के आसपास काफी दिनों तक कंसोलिडेट किया है, वहां से रैली आई है। अभी वापस से कंसोलिडेशन है 9,300 के आसपास, तो डाउनसाइड लिमिट है नियर अबाउट 150 से 200 पॉइंट का डाउनसाइड नीचे के तरफ देखने को मिल सकता है। इसमें कन्विक्शन तभी आएगा वापस जब ये अपने 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर निकलेगा। बट अगर हम टेक्निकल डेवलपमेंट्स की बात करें तो पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, बट अभी तक कोई कन्विक्शन, एक पुल बैक या कन्विक्शन रिवर्सल देखने को नहीं मिला है। तो बेटर रहेगा कि वॉच करें, वेट करें, 9600 के ऊपर अगर ये काउंटर निकलता है तब बाई करें, या फिर 9200 या 9100 के आसपास आता है तब एक बार के लिए बाई किया जा सकता है। ठीक है, इस पुल बैक से ठीक पहले मार्केट के अंदर एक शेयर काफ़ी चर्चा में था, वो था इंडियन होटल्स। चंदन सर आपको तो याद भी होगा, शायद आपकी लिस्ट में भी था इंडियन होटल्स। चल तो गया, लेकिन मैं जैसे इसको 15 मिनट के चार्ट पे आवरली पे डाल रहा हूँ ना, तो मेरे को इसकी कन्विक्शन कम होती हुई दिख रही है। और डेली पे तो ये थोड़ा और भी नीचे आ सकता है सर इंडियन होटल्स। ये जो मोमेंटो बना था कुछ दिन पहले का, ये गुम हो गया क्या, या ये फेज़ थोड़ा और खिसकाएगा नीचे की तरफ धकेल रहा है अभी? देखिए, इंडियन होटल काफी अच्छा मुंह दिखाया। इनफैक्ट इस साल 80% तक की बढ़त दिखी है। हम लगातार इस काउंटर को पिछले कुछ दिनों से रिकमेंड कर रहे हैं और पिछले 7-8 दिन की भी बात करें तो 710 से लेके 810 तक का मूवमेंट हुआ है, जो लगभग 12-13% है। कल के दिन यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बना, आज भी है, वो थोड़ा सा सेलिंग आ रहा है। स्ट्रक्चर वीक नहीं हुआ है, बट अर्ली साइन है कि एक बार मोमेंटम पोज हो रहा है। तो दो चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी, एक तो कि 777 को नहीं तोड़े, और वो तोड़ता है तो एक बार के लिए स्ट्रक्चर वीक हो जाएगा, और या फिर 2-3 दिन का जो लोअर लोज बनता है उसको निगेट करे।
सो एज ऑफ नाउ मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, बट इंट्राडे और स्विंग ट्रेड है हल्का सा एक सेटअप को पोज करता हुआ जा रहा है। तो उस पोज को ध्यान में रखते हुए 777 का सपोर्ट ध्यान रखिए, वो तोड़े तो आपको लॉन्ग की पोजीशन एग्जिट करनी पड़ेगी, अदरवाइज जो सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए वापस बाय ऑन डिक्लाइन के स्ट्रेंथ को यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, थोड़ा वीक काउंटर हो गया, अभी वीक हैंड्स पे ट्रांसफ़र हो गया। इनफैक्ट मैं बोलूँगा थोड़ा रुक जाए ना ही बाय का ना ही सेल का सौदा, थोड़ा वेट एंड वॉच करने की मेरे को लग रहा है ज़रूरत है, और अगर करना भी तो बाइंग ऑन डिप्स करना। चंदन सर लगे हाथ एक शेयर और भी देखो, ये आपकी ही बिल्कुल आप उसको अच्छे से जज कर पाओगे। उस शेयर का नाम है यूनाइटेड स्पिरिट्स। इस सीरीज़ के अंदर या फिर मैं बोलूँगा इस साल के अंदर काफ़ी अच्छे से इसकी रेटिंग आई, फिर ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट आई, शेयर अच्छा चला भी, बीच में एक मोमेंटम बना था। इसी सीरीज़ का बता रहा हूँ सर, इसी अक्टूबर वाली का, नवंबर वाली का। तो इसमें 1550 का ये एक खींच के आपने तक शेयर को, लेकिन वहाँ से जो कैंडल्स बन रही है ना, ये मार्केट को भी निगलेक्ट कर रही है, यानी कि बाज़ार की इस तेज़ी में इसका पार्टिसिपेशन गुम है। पिछले 2 दिन से ये शेयर टूट रहा है और अच्छे से टूट रहा है। ये शेयर वापस बियर्स के हैंड में आ गया क्या सर? ये देखिए, ये यूनाइटेड स्पिरिट की बात करें तो यहाँ पे एक फॉलोअप नहीं बन रहा है। 2 दिन पहले 1540 तक का स्विंग बना, बट वापस ऊपर के लेवल पे सेलिंग आ रहा है। इनफैक्ट पिछले 5 वीक की बात करें तो 1420 मल्टीपल सपोर्ट है, ऊपर में 1500 पे हडल नहीं ले रहा, 1500 के ऊपर फॉलोअप नहीं आ रहा था। कल जरूर निकला बट वापस सरेंडर हो गया, तो एक लग रहा है कि मोमेंटम नहीं है, अवॉइड करें। नीचे में मल्टीपल सपोर्ट 1420 के आसपास है, तो 1420 की तरफ आता है तब यहाँ पे आपको बार्गेन बाई करी जा सकती है। ओके ठीक है, तो 1420 आने दो या तो 1550 जाने दो, इन दोनों ही केसेस में आपको ट्रेड करना। अभी के लिए तो अवॉइड की ठप्पा हम लगा देते हैं कि अभी कुछ मत करो। देखो शेयर्स अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर रहे हैं, आपको अपना मन और अपनी बुद्धि को ऊपर नीचे नहीं करना। आप अपने रिस्क फैसिलिटीज़ को अपना बिल्कुल चेक करके बैठना, रिग्रेसली फॉलो करो स्टॉप लॉसेस को। ज़रूरी नहीं है कि इस पुल बैक में आपका साथ वाला पड़ोसी है, आप उसको 2 लाख का प्रॉफिट हो तो आपको 2.5 लाख का प्रॉफिट हो सकता है 50,000 में निपट जाए, और हो सकता है अगली बार का ट्रेड आपका बहुत अच्छा हो। तो अपना फाइनेंशियल डिसिप्लिन रखो, किसकी पोजीशंस कहाँ हैं ऐसे मत चेक करो, ना ही एक किसी से कंपेयर करो। अपना सौदा अपनी कैलकुलेशंस के हिसाब से डाल के बैठो कि कईयों का भी ऐसा मन हो सकता है कि इस पुल बैक में हमें तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, इतना ऊपर आ गया निफ्टी बैंक निफ्टी, हमें तो सिर्फ 20,000 भी बचे। भाई साहब 20,000 पे बच गए, ये भी बहुत बड़ी बात है, और आपके लॉसेस का एक्सटेंशन नहीं हुआ, ये भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना, तो आप इसको वैसे ना देखना। मैं ट्रेडिंग कम्युनिटी से आता हूँ, मैं खुद डीलर रह चुका हूँ, RM रह चुका हूँ, इसलिए मेरे को मालूम है कि लोगों के मन में इस समय क्या चल रहा होगा। तो वही मैं सारे क्वेश्चंस में आपके पूछ ही रहा हूँ सभी एक्सपर्ट से। तेजस एक चीज़ और ज़रा चेक करना, ये आइशर मोटर के अंदर सेलिंग सीवियर तो नहीं होगी ना ज़्यादा? अभी तो जो संकेत दिख रहे हैं उस हिसाब से तो लग नहीं रहा कि कोई बड़ी गिरावट आएगी, क्योंकि जो इसका मेजर सपोर्ट है वो करीबन 4,830 से लेके 4,860 के बीच में। तो ये जो अच्छा खासा सपोर्ट जोन है, जब तक ब्रेक नहीं करता है मुझे लग रहा है ये गिरावट में तो बाइंग करना चाहिए 4830 के स्टॉप लॉस के साथ। अगर 4830 का लेवल अगर ब्रीच हो जाता है तो फिर हम एक भारी गिरावट देख सकते हैं स्टॉक में, और वो केस में मुझे लग रहा है स्टॉक 4700 तक भी जा सकता है। ठीक है, अलग अलग स्टॉक्स की अलग अलग पहचान है। आप देखो आप अच्छा एक चीज़ मैं आपको और मैं बताता हूँ, जैसे मैंने आज शुरुआत में सृष्टि तो इस चीज़ की गवाह है, हमने आज सुबह भी आपके सामने बात रखी थी और कल भी ये बात रखी थी कि कल तो जो गैप है उसके बाद ख़रीदना नहीं, तो उसके बाद से बाज़ार चला भी नहीं। आज हमने बात रखी कि अब डेरिवेटिव एक्सपायरी इसके सामने आके खड़ा हो गया है, इस पुल बैक के सामने। ट्रस्ट में अगर एक्सपायरी नहीं होता ना तो शायद कंटिन्यू करता, बहुत बढ़िया से करता। एक्सपायरी आ गई, रोल ओवर होगा, एक नया पोजीशन आ गई, एक नया माइंडसेट आ गया, इसलिए ये फ्यूज़ हो जाएगा। इसलिए 1-2 दिन आपको चर्न करेगा, और चर्निंग का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है कॉल और पुट दोनों के प्रीमियम्स का इरोजन होना। अभी थोड़ी देर पहले हमने चंदन सर से बात पूछी थी, उन्होंने भी यही बात बोली कि ऑप्शंस में मत जाना, अभी फ्यूचर्स में रहो अगर मार्केट में अपना पॉजिटिव मोमेंटम बनाए हुए हो तो। 24,200 की कॉल और 24,200 के पुट दिखा दो आप स्क्रीन पर। ये 28 तारीख की डेरिवेटिव एक्सपायरी यानी कि परसों की एक्सपायरी है। ये कॉल है, जारी है साफ, 15% हो चुके हैं साफ, ये कचरते जाएंगे आज। इसको यही मार्केट को रख के विक्स को हल्का सा ऊपर करके
और थोड़ा बहुत इंडेक्स मैनेजमेंट करके, ना तो ये 24,100-200 की रेंज को जाने देंगे नीचे जल्दी जल्दी, और आपको कुछ नहीं। और ये पुट आपके सामने 5% ये भी गई हुई है। चलो मान लो स्विंग आ भी गया तो स्विंग टेम्परेरी होगा, वो छोटा सा ब्लिप करेंगे, वापस नीचे ले आएंगे। उसके बाद आप इन दोनों कॉल और पुट को स्क्रीन पे लगा के रख लो। मेरे को लग रहा है राइटर्स के लिए एक बढ़िया ट्रेड हो सकता है। ये 24,200 की कॉल पुट दोनों गल जाएंगी अगर मार्केट यहीं पे खड़ा रह गया तो। और आज का दिन, कल का दिन, दोनों दिन गलाने के लिए बहुत होता है, बहुत होता है। तो एक दिन में गला दें तो 2 दिन है फिर भी, ठीक है। तो आप थोड़ा सावधान रहना, बस आराम से ट्रेड करना। पुट एकदम से बढ़े एकदम से मंदी मत सोचने लगना, कॉल एकदम से बढ़े एकदम से मंदी मत सोचने लगना। तो ये दोनों को फील गुड फील बैड करवाएंगे और आपसे पैसे ले जाएंगे। इसलिए राइटर सिस्टम में बहुत एक्टिव होगा अभी 1 से 2 दिन में। आप थोड़ा सावधानी का परिचय देना, और अगर कोशिश हो तो ऑप्शंस में ट्रेड ना करके फ्यूचर्स में पोजीशंस को रखो, वो ज़्यादा ठीक है। देखते ही देखते देखो निफ्टी भी अपनी सारी बढ़त को खो चुका है। बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी 65 पॉइंट नीचे है, निफ्टी भी अपनी बढ़त को खो चुका है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये तो इंडेक्स का मैनेजमेंट था, 2% विक्स ऊपर भी आ चुका है। कुछ एक और शेयर चेक करवाते हैं। एल्केम लैब, क्या ये एक सीरीज से पहले वीक काउंटर पे बदल रहा है क्या? ओशो जी एक बार जरा चेक करना। सी एल्केम लैब्स में अगर देखिए तो करेक्शन अभी भी कंटिन्यूड है, इसमें कोई भी पुल बैक या रिवर्सल का सिग्नल नहीं आ रहा है। कल थोड़ा सा वोलेटिलिटी काफी ज्यादा था, इनफैक्ट कल इसमें वोलेटिलिटी, बट अभी भी अपने 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास ही ट्रेड कर रहे हैं। टेक्निकल इंडिकेटर्स भी नेगेटिव टू साइडलाइंस ही इसमें अभी इंडिकेट कर रहे हैं। तो बेटर रहेगा कि ये काउंटर को अभी अवॉइड करना चाहिए, ऑल्दो अपने सपोर्ट के पास है। बिकॉज अगर हम इसका ब्रेकआउट देखें, अगस्त मंथ में नियरली सेम लेवल्स पे ब्रेकआउट आया था, नियरली 5400 के आसपास ब्रेकआउट आया था, उसी के इर्द गिर्द अभी घूम रहा है। बट जब तक एक यहाँ से डिसाइसिव पुल बैक नहीं आता इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम या फिर इंडिकेटर में टर्न अराउंड नहीं होता है, तब तक साइडलाइंस रहना चाहिए। व्यू मेरा यहाँ से साइडवेज टू पॉजिटिव के तरफ टर्न हो रहा है इस काउंटर पे, बट बेटर रहेगा कि मैं वेट करूं 5600 को डिसाइसिवली कवर होने का, क्लोज होने का, एंड उसके ऊपर बाय का ट्रेड लेकर के जाया जा सकता है। ठीक है, तो एल्केम लैब्स यहाँ पर एक व्यू। पर इस बीच आप देखिए निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों ही लाल निशान में तो फिसलते हुए ज़रूर नज़र आए हैं, जहाँ पर 24,200 अब ये लेवल स्पॉट पे निफ्टी 50 होल्ड करता है या नहीं, ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और साथ ही अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो वो भी लाल निशान में फिसला ज़रूर है। बजाज ऑटो सुबह हमने डिस्कस ज़रूर किया था और वैशाली जी से उनका व्यू भी जाना था, क्योंकि हमने लंबे समय में ज़रूर बताया था कि 9300 जो है ये कई बार स्टॉक ने रीटेस्ट किया है, बट अब शायद ये कमज़ोर लग रहा है। वैशाली जी का भी ये मानना था कि शायद 9200 तक जाने के लिए ये तैयार है काउंटर। आप देखिए डे लो पर आता हुआ ये स्टॉक और लगभग 2% की यहाँ पर गिरावट है, क्योंकि इस बीच आप देखिए ऐसे काउंटर्स को पकड़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर मार्केट में थोड़ा बहुत उछाल ज़रूर आया निचले स्तरों से, पर उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। बजाज ऑटो, आयशर मोटर्स, ये कुछ चुनिंदा स्टॉक्स ज़रूर है, और इसीलिए देखिए हमने हाईलाइट भी किया था। वैशाली जी की अगर आपने राय मानी होगी तो उसको लेवल्स को नोट ज़रूर करिएगा। इस बीच अगर देखें तो सभी डिफेंस काउंटर्स में ज़बरदस्त तेज़ी है, जहाँ पे गार्डन रीच ले लीजिए या मज़गांव डॉक ले लीजिए, कोचिन शिपयार्ड, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पे यहाँ पर एक्शन है। पर चंदन, एक बार क्विकली गार्डन रीच शिप बिल्डर्स पे आप राय दे पाएंगे, क्योंकि ये काउंटर में आज कई दिनों बाद बाहर आई है, कैसे देख रहे हैं आप इसको, और अब कौन से लेवल्स महत्वपूर्ण हो गए हैं इसके लिए? जीआरएससी की बात करें तो बहुत दिनों के बाद में यहाँ पे तेजी बनी है, बट उससे पहले लगातार हम यदि यहाँ पे 20-22 वीक की बात करें तो लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं और काफी बड़ा करेक्टिव मूव देखने को मिला है। इनफैक्ट पिछले 4-5 महीने की बात करें तो 2800 से ये काउंटर नीचे में 1400 हो चुका है, यानी कि ऊपर के लेवल से 50% तक का करेक्टिव मूव भी बना है। तो आज का फॉलोअप अच्छा है, बट इम्पोर्टेंट है कि बाइंग के बाद में फॉलोअप एक्टिविटीज भी दिखाए। तो एज ऑफ नाउ शॉर्ट टर्म बार्गेन बाइंग यहाँ पे बनी है। सपोर्ट बन रहा है लगभग आपका 1490 1490 के आसपास, ऊपर में 1650 1680 तक के बाउंस के लिए। ठीक है, तो ये जो मोमेंटम है वो सस्टेन करे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, यहाँ पर आप ध्यान रखिए। चंदन ने कुछ लेवल्स भी हमें हाईलाइट किए। पर चलिए इसी के साथ आप सभी मेहमानों का हम तहे दिल से शुक्रिया करना चाहेंगे, आज आपने वक्त निकाला और साथ ही तमाम स्टॉक्स और सेक्टर्स पर हमसे चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया तेजस, ओशो और साथ ही चंदन का। तमाम आईटी काउंटर्स पे भी डिस्कशंस की और उसके अलावा अन्य सेक्टर्स भी आप सभी ने हाईलाइट किए।
पर चलिए